पाकिस्तान लाइव में खुश आमदीद कहेंगे। खबर यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुँच गए हैं। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ भी नवाज शरीफ के हमरा ही मौजूद हैं। अल-अज़ीज़ी और एवन फील्ड रेफरेंसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो पहुंच चुके हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ। और जब वो पहुंचे तो फूलों की पत्तियां निछावर की गईं उनकी गाड़ी पर और कारकुनान की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। जबकि शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ भी नवाज शरीफ के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। अल-अज़ीज़ी और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए हैं। ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जिस वक्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए थे। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स पर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे तो उनके हमरा उनके भाई शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। पार्टी के जो कारकुनान की बड़ी तादाद तो वहाँ मौजूद ही थी, लेकिन पार्टी के कुछ अहम रहनुमा भी उनके साथ पहुंचे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जबकि जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए तो वहाँ पर सिक्योरिटी की भी सख्त इंतजाम थे और कारकुनान की बड़ी तादाद उनका इस्तकबाल करने के लिए उनकी गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको वेलकम करने के लिए पहुंची, अपने कायद को देखने के लिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब वो पहुंचे तो उनके हमरा उनके रहनुमा भी मौजूद थे। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानते हैं। आदिल, बताइएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी मौजूद है या रवाना हो चुके हैं वहाँ से? देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। ताहम कमरा अदालत के बाहर वो नहीं पहुंच सके अभी तक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो कमरा अदालत के बाहर इस वक्त पहुंच चुके हैं। कमरा अदालत में इस वक्त डिवीजन बेंच जो है वो रूटीन के केसेस की समाअत कर रहा है, लिहाजा लीगी रहनुमाओं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बाहर ही इंतजार करने का कहा गया है कमरा अदालत के अमले की जानिब से। और कहा गया है कि जब रूटीन केसेस खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद नवाज शरीफ के केसेस को टेक अप किया जाएगा और नवाज शरीफ के केसेस की समाअत होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अल-अज़ीज़ी रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस की अपीलें बहाल करने के लिए भी दरख्वास्तें जो है गुज़िश्ता रोज दायर की थी, उन पर भी समाअत होगी। इसके अलावा जो इन दोनों केसेस में हिफाजती जमानत ली गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए कहा था और कहा था कि 24 अक्टूबर तक अदालत में पेश हों। लिहाजा अब नवाज शरीफ जो है वो सरेंडर करने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और अदालत में पेश होंगे, जहां पर उनके केसेस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच जो है नवाज शरीफ की केसेस पर समाअत करेगा। इस वक्त लीगी रहनुमाओं की भी बड़ी तादाद जो है वो कमरा अदालत के बाहर पहुंच चुकी है। ताहम कमरा अदालत में इस वक्त 2-3 केसेस चल रहे हैं, लिहाजा अदालती अमले की जानिब से तमाम लीगी रहनुमाओं और शहबाज शरीफ को भी कमरा अदालत के बाहर रोक दिया गया है और कहा गया है कि जब तक रूटीन केसेस खत्म नहीं होते तब तक नवाज शरीफ का केस जो है वो टेकअप नहीं हो सकता। लिहाजा लीगी रहनुमाओं को अब बाहर रोक दिया गया है और कहा गया है कि बाहर ही इंतजार करें। इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक आदिल सीधे बात ये बताइएगा कि कितने बजे का वक्त दिया गया था आज पहुंचने के लिए उनको? देखिए, 2:30 बजे का वक्त दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। नवाज शरीफ को उनके केसेस के लिए 2:30 बजे का वक्त रखा गया था। ताहम अभी 2:12 हो चुके हैं और नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, इनके अलावा लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद जो है वो भी इस वक्त कमरा अदालत के बाहर मौजूद है। वक्त से पहले आने पर अब अदालती अमले की जानिब से कहा गया है कि वो बाहर ही इंतजार करें और जब रूटीन केसेस जो हैं वो खत्म होंगे उसके बाद ही नवाज शरीफ का केस जो है वो टेकअप हो सकेगा। जी आदिल, ये भी बताइएगा कि इस वक्त कमरा अदालत के बाहर के क्या मनाजिर हैं और कारकुनान को वहाँ पहुँचने की क्या कॉल दी गई थी या वो खुद से पहुँची और सिक्योरिटी कैसी है वहाँ? देखिए, कारकुनान जो है वो कमरा अदालत के बाहर नहीं आ सकते क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से खुसूसी पास जो है वो इशू किए गए हैं। सिक्योरिटी की वजह से ही ये सारा जो अमल है वो किया गया था रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से और मखसूस लोगों को एंट्री की इजाजत होगी। लीगी रहनुमाओं की भी जो तादाद है उनके लिए खुसूसी पासेज जो हैं वो बनाए गए हैं, लिहाजा वो जिनके पास खसूसी पासेज हैं वही इस वक्त कमरा अदालत के बाहर पहुंच सके हैं। कारकुनान कोई भी नहीं कमरा अदालत के बाहर पहुंच सका, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के बाहर ही रोक लिया गया है। ताहम लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुंची है और जिसके पास खसूसी पास होगा वही कमरा अदालत के अंदर जा सकेगा। जी, रहनुमाओं में कौन कौन शामिल है जो नवाज शरीफ के साथ पहुंच रहे हैं यहाँ पर अदालत में?
देखिए इस वक्त आबिद शेर अली जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ख्वाजा साद रफीक हैं, इसके अलावा हनीफ अब्बासी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साबिक सेनेटर जो चौधरी तनवीर हैं वो भी यहाँ पर कमरा अदालत के बाहर पहुंच चुके हैं। लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुंची है। रावलपिंडी से साबिक उम्मीदवार हैं बैरिस्टर दानियाल, वो भी कमरा अदालत के बाहर पहुंच चुके हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी इस वक्त कमरा अदालत के बाहर मौजूद हैं। उनके साथ भी जो लीगी रहनुमा है वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जो नून लीग के उम्मीदवार हैं या साबिक उम्मीदवार हैं उनकी भी बड़ी तादाद जो है, जिनके पासेस बनाए गए होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, वही कमरा अदालत के बाहर मौजूद हैं और उन्हीं को कमरा अदालत के अंदर भी जाने की इजाजत ठीक है। होगी। कमरा अदालत के बाहर जो अहवाल है वो भी जान लेते हैं। आदिल सईद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। किरण खान ने भी ज्वाइन किया। किरण खान, बताइएगा वहाँ क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? कारकुनान क्या वहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं है? और ये बताइएगा कि सिक्योरिटी इंतजाम जो हैं वो आपको तसल्ली बख्श नजर आ रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर जहाँ पे हाई कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी को सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। नवाज शरीफ जो है अब से कुछ देर कबल ही हाई कोर्ट में पहुंचे हैं। पहले उन्हें हाई कोर्ट के जो मेन दरवाज़ा था वहां से आना था, लेकिन अब उन्हें अकबी दरवाजे से लेके जाया जा रहा है अंदर, क्योंकि सिक्योरिटी जहाँ पे कहा जा रहा था कि कुछ जो है सिक्योरिटी रीजन की वजह उन्हें दूसरे दरवाजे से। और जहाँ तक आपने कारकुनान की बात की तो एक खासी बड़ी तादाद कारकुनान की हम देख रहे थे जो सुबह से ही जहाँ पर मौजूद थे, टोलियों की सूरत में आ रहे थे। अब जब नवाज शरीफ पर पहुंचे हैं तो वो उनके हक में नारेबाजी भी कर रहे थे और अपने कायद की झलक देखने के लिए बेताब थे। अलबत्ता अगर जहाँ पे बताऊं तो नवाज शरीफ के साथ उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, मोहसिन रांझा और हफीजुर रहमान, ये भी मुस्लिम लीग के जो रहनुमा हैं उनके साथ मौजूद हैं, जो कि एहतसाब अदालत में भी थे और अब जहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर भी पहुंच चुके हुए हैं। जी अच्छा किरण खान, ये कहा गया था कि जो सहाफ़ी हैं उनकी भी एक लिमिट सेट की गई कि इतने सहाफ़ी दाखिल हो सकते हैं वहाँ पर, और कहा गया कि जो लॉयर्स हैं वो भी इतनी तादाद में वहाँ पर दाखिल हो सकते हैं। तो क्या उस चीज़ को, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया वहाँ पे? जी बिल्कुल, आज क्योंकि ऐसे आम रूटीन में तो ये होता है कि बहुत सारे एक ही चैनल से रिपोर्टर्स जा सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनके मखसूस पास बनाए गए थे। नाम लिस्ट में एक लिस्ट जो थी वो बाहर सिक्योरिटी एहलकार को दी गई थी। चेकिंग के बाद प्रॉपर जो है सिक्योरिटी एहलकारान सिर्फ उन्हीं जो कारकुनान और जो लॉयर्स और जो रिपोर्टर्स थे उन्हीं को अंदर जाने दे रहे थे। इसके अलावा कोई भी गैर मुतल्लका शख्स आज हाई कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता था। इसी तरह से जो लीगी रहनुमाएं हैं, जो बाकी लोग आ रहे हैं, उनके भी लिस्ट बनाई गई थी, उनमें नाम दिए गए थे और वही लोग अंदर जा रहे थे और उन प्रोटोकॉल्स को आज फॉलो किया जा रहा है। और सिक्योरिटी के सख्त हम देख रहे थे सुबह से ही जो है जहां पर कड़ी सिक्योरिटी थी और हारदार तारें भी लगाई गई थी। खासी बड़ी तादाद में पुलिस के जो दस्ते थे वो भी बाहर मौजूद थे। ठीक है किरण खान, ये भी बताइएगा कि जो वहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं, आपकी उनसे बात हुई है? क्या वो किसी कॉल पर वहाँ पहुँचे, उनको वहाँ पर मदऊ किया गया था, बुलाया गया था तमाम कारकुनान को, या खुद से वहाँ पर वो इजहार यकजहती के लिए पहुँच गए हैं? जी अगर मैं आपको कारकुनान के हवाले से बताऊं तो कुछ कारकुनान जिनसे हमारी बात हुई है गिलगित बल्चिस्तान के, स्पेशली हमने देखा लोग काफ़ी ज़्यादा जो हाफिज हफीजुर रहमान साहब के साथ आए हुए थे, वो उस दिन से जो मीनार पाकिस्तान पर जलसा हुआ था तब से लेके अब तक ही जहां पर ठहरे हुए इस्लामाबाद के अंदर, तो आज जो है वो सुबह से ही सबसे पहले बड़ी तादाद में जो गिलगित बल्चिस्तान के कारकुनान थे वो जहाँ पर पहुंचे हुए थे। गिलगित बल्चिस्तान की टोपियाँ पहने हुए नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी कर रहे थे और कोई कॉल नहीं जहां पे दी गई थी। जो लोग हैं ठीक है, कॉल नहीं दी गई थी, खुद से इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। किरण खान, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत सदर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अदालत पेश होकर खुद को सरेंडर कर दिया है। एहतसाब अदालत ने 10 लाख के मुतल्लकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दी है। नवाज शरीफ अदालत की इजाज़त के बाद एहतसाब अदालत से रवाना हुए। अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने कहा है कि आइंदा समाअत पर नकूल तकसीम की जाएंगी। अदालत ने जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया है, जबकि 20 नवंबर को जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर दलाइल भी तलब कर लिए गए हैं। 10 लाख के जमानती मुतल्लकों के एवज जमानत मंजूर की गई है और जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त भी दे दी है। नवाज शरीफ अदालत की इजाज़त के बाद अब एहतसाब अदालत से रवाना हुए हैं। अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी है।
नवाज शरीफ के लिए पहला बड़ा रिलीफ ये है कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। निगरान पंजाब काबीना ने सज़ा मुअत्तल करने की मंजूरी भी दे दी है। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने भी बाकायदा इसकी तस्दीक की है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत ये सज़ा मुअत्तल की गई है। पंजाब काबीना ने नून लीग की दरख्वास्त पर सज़ा मुअत्तल करने की मंजूरी दी है। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दी थी, जिसके बाद पंजाब काबीना की जानिब से सेक्शन 401 के तहत सज़ा मुअत्तल कर दी गई है और इस तरह नवाज शरीफ को पहला बड़ा रिलीफ मिल गया है उनकी वापसी के बाद। एक बार फिर आपको बताएं कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद उनको पहला बड़ा रिलीफ मिला है, जिसकी तस्दीक भी कर दी है। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत उन्हें यह रिलीफ मिला है। अहमद उवैस हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, माहिर कानून है, उनसे बात करते हैं। अहमद उवैस साहब, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे, जो 401 सेक्शन की बात कर रहे हैं, इसके तहत सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। आप माहिर कानून हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये बताएगा ये सेक्शन कहता क्या है और ये जब सज़ा जो मुअत्तल हुई है, ये कानूनी तौर पर इसका क्या स्टेटस है? देखिए, ये जो कुछ ये अब हुआ है ना, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। पर्टिकुलरली केयर टेकर गवर्नमेंट की कोई इख्तियारात में ये शामिल ही नहीं। सही, एब्सोल्युटली इसका मतलब है कि पाकिस्तान के आइन को खैरबाद कह दिया गया है, रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया है और पाकिस्तान में डेस्पोटिज्म का रूल है इस वक्त। डेस्पोटिज्म इज द ऑर्डर ऑफ डे इन पाकिस्तान। ये खतरनाक तरीन सूरत हाल जो पैदा की जा रही है। एक कॉन्विक्ट को एक करप्ट तरीन, जिसको मुख्तलिफ केसेस में सजा हो चुकी हुई है, जिसकी आज भी वो प्रॉपर्टी मौजूद है जो करप्शन की बुनियाद पे इसने अपने नाम ली हुई है, वो प्रॉपर्टी और वो तमाम चीजें मौजूद हैं। अच्छा अहमद उवैस साहब, 2019 में जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, तब भी पंजाब गवर्नमेंट ने उनको यही रिलीफ दिया था और उस वक्त तो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त क्या ये सब जायज था और अब ये जायज नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? उस वक्त भी नाजायज था, उस वक्त भी ये रिलीफ नहीं देना चाहिए तो था। सर पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त और उस वक्त ये रिलीफ दिया गया था, तब शायद इतनी आवाज बुलंद नहीं की गई थी। वो रिलीफ देखिए ना, वो रिलीफ तो एक तो इतनी हद तक अंडरस्टैंडेबल है कि वो एक बीमारी की सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई थी। तमाम डॉक्टर्स और तमाम के रिपोर्ट जो थी उनके अंदर इतनी हद तक मैनोवरिंग की गई थी और उस मैनोवरिंग में अब बाद में पता लगा कि वो जनरल बाजवा साहब उस मैनोवरिंग में शामिल थे, जिसकी वजह से ये सारा कुछ इस वक्त हुआ था। वो भी सब गलत था। लेकिन ये तो कहा है केयर टेकर गवर्नमेंट के तो दायरे अख्तियार में ये नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसका दायरा अख्तियार जो है वो सेक्शन 230 सेक्शन जो है उसका इलेक्शन लॉज 2017 पे, उससे बड़े वाज़ह इनके अख्तियार दिए हुए कि ये इससे ज्यादा ये अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए, अल-अज़ीज़िया में तो अब सजाई मुअत्तल हो गई है। तोशा खाना में भी आज वो पेश हुए हैं अदालत में, वो आप सब उसमें भी उनको रिलीफ मिला है, सम हाउ रिलीफ कहा जा सकता है, क्या समझते हैं आप? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि उससे बड़ा रिलीफ तो उनको उस वक्त दे दिया था जब उन्होंने वो एक एब्सकॉन्डर और कॉन्विक्ट को उन्होंने बेल दे दी थी, प्रोटेक्टेड बेल मिल गई थी जो कभी भी नहीं मिलती। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो बाहर बैठ के जो स्ट्रिंग पुल कर रहे हैं और पुतलियों का तमाशा करा रहे हैं, यहाँ पर ये खतरनाक तरीन खेल खेल रहे हैं और इसका बहुत सख्त नुकसान होगा पाकिस्तान को। अच्छा अहमद साहब, नून लीग वाले तो कुछ कहते हैं, अभी ये भी ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं कि जब चेयरमैन पीटीआई अदालत आते थे तो अदालत की जानिब से मर्सिडीज़ प्रोवाइड की गई और अब भी जो वो खाना जेल में उनको मिल रहा है वो चीज़ें भी सबके सामने हैं। तो सर ये वही अदालतें हैं जो ये भी कहा जाता है कि थोक के हिसाब से जमानतें मिलती थी, तो अब जब यही अदालतें अगर दे रही हैं रिलीफ, तो फिर मसला क्या है? कहाँ क्या रिलीफ दे रही हैं? नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब को दे रही है ना। दूसरी तरफ देखें, एक तरफ नवाज शरीफ की उसको सजा को मुअत्तल कर दिया, एक तरफ उसको बेल ग्रांट कर दी, दूसरी तरफ एक कॉर्नर मीटिंग के अंदर पुलिस ने वहां पहुंच के उनके लोग हरासा किए, गिरफ्तार कर लिया और वो मीटिंग नहीं होने दी। एक कॉर्नर मीटिंग वर्कर थी। आप अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी डिस्पैरिटी क्रिएट की जा रही है।
अच्छा अहमद साहब, आप माहिर कानून हैं सर, आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएंगे। इसमें टेक्निकल जो ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें, लीगली इसमें क्या कहाँ पर जख्म मौजूद हैं? इसके अंदर क्या कहा आपने? सर ये जानना चाह रहे हैं कि आप जो बात कर रहे हैं, बचा बात कर रहे हैं, अगर हम टेक्निकल ग्राउंड पे बात करें तो लीगली यहाँ पर कहाँ पर क्या चीज़ें मौजूद हैं जो इस वक्त लीगली ग्राउंड पे आप समझते हैं कि सही नहीं है? मैं आपको बताया ना कि इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, केयर टेकर चेकअप जो है, इसके मैंडेट से बियॉन्ड है ये सारी बात। अच्छा, ये सारी की सारी बातें उसके बियॉन्ड है। उनका एक ही काम है, to facilitate, to assist election commission by facilitating fair, transparent and free election. इसके अलावा इसका कोई मैंडेट नहीं है। इसके अलावा डे टू डे बिजनेस बस। सही, यानी केयर टेकर का ये मैंडेट ही नहीं है, तो अब क्या मजीद आगे क्या हो सकता है? अगर इस पर किसको क्या चैलेंज भी किया जा सकता है? चैलेंज बिल्कुल, क्या चैलेंज इसको होगा जरूर, यकीनन चैलेंज। किस फोरम पर? लेकिन मेरा सवाल यह है कि देखिए ना सर, किस फोरम पर होगा चैलेंज? ये चैलेंज अभी ये तो हाई कोर्ट में रिट हो सकती है इसकी। सही, हाई कोर्ट में रिट होगी, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल क्या है? आपने देखा कि इन्होंने जजेस, हाई कोर्ट के जज साहबान को भी इंटेग्रिटी के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन मार्क पैदा करवाया और एक अच्छे तरीके से काम। अच्छा अहमद अवैस साहब, थोड़ा सा अगर हम लीगली हट के बात करें तो जो बातें हो रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तो वो आपको लग नहीं रहा कि सम हाउ लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है? उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे अब वो जेल में है, और जो उस वक्त जेल में थे वो अब आए हैं और उनको रिलीफ मिल रहा है, तो सम हाउ चीज़ें थोड़ी बैलेंस हो रही हैं, यही सब चाहते थे। ये ऐसे तो नहीं बैलेंस होता ना। वो उस वक्त जेल में थे तो वो तो कन्विक्शन के ऊपर जेल में थे ना। और ये सवाल तो ये है कि जो एक आदमी के ऊपर 200 पौने 200 250 केसेस बना दिए, ये कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड है? और फिर वो उनके एक पॉलिटिकल पार्टी, या तो आपने पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया हो, फिर तो वो कहीं जलसा नहीं कर सकती, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती। अगर उसको बैन नहीं किया हुआ तो देन इट हैज टू बी टेकन एट पार विद द रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। वो कहाँ कर रहे हैं आप? एक तरफ नवाज शरीफ को ऐसा लग रहा था कि आसमान से को उतरा है और एक सुपर ह्यूमन चीज है कोई, और वो जहाज से उतरा है तो फौजी जवान भी और फौजी ऑफिसर भी और आईजी पुलिस पंजाब उसको सैल्यूट दे रहा है। एक मफरूर कैदी को सैल्यूट दे रहा है आईजी पुलिस। चलें सर, अहमद साहब जो आप बात कर रहे हैं इसलिए ऑन रिकॉर्ड तो चीज़ें मौजूद हैं। मैं खुद वहाँ जलसा गाह में मौजूद थी, जलसा कवर कर रही थी। ऐसी चीज़ें हमने नहीं देखी हैं, अगर आपने देखी हैं तो आप सही कह रहे होंगे। लेकिन सर वो 3 बार के वज़ीर आज़म तो रहे हैं ना सर, 3 बार के वज़ीर आज़म तो रहे हैं ना, उनका थोड़ा तो प्रोटोकॉल बनता है। देखिए 10 दफा रहा हुआ, लेकिन वज़ीर आज़म जो है, वज़ीर आज़म को ये तो नहीं कि आप वहाँ से हेलीकॉप्टर से जाके किला में उतारेंगे उसे, जैसे किला फतह करने उतर के वहाँ पे वो हो गया है और उसके बाद वहां से लेके आगे जा रहे हैं एक ऐसे शख्स को कि जिसने पब्लिक मनी को मिस अप्रोप्रिएट किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। ही हैज टू बी लुक्ड डाउन बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जिसने वो गरीब कौम के जो। अच्छा अहमद साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं इसका नून लीग जवाब दे चुकी है और काकर साहब ने भी कल इस पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कह रहे हैं कि हमारा अगर बायोमेट्रिक होगी इसमें कौन सा तूफान आके है। लेकिन सर अहमद, और वो कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत जाने वो जाने, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन अहमद साहब एक सेकंड सर, प्लीज लेट मी फिनिश। अहमद साहब, जब पीटीआई गवर्नमेंट में थी पूरा सिस्टम उनके साथ था, पूरी मशीनरी उनके साथ काम करती थी, जो सेटलमेंट्स होती थी, जो पार्लियामेंट में नंबर गेम चलती थी, वो सबके सामने चीजें। अगर वो थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स को तो करने दें। नहीं देखना, वो हैसियत फर्क है। एक फ्री मैन, एक पार्लियामेंटेरियन है, एक लीडर है, उसकी हैसियत और है। यहाँ पे एक आदमी कॉन्विक्ट है, एक आदमी जो मफरूर है, इज फ्यूजिटिव टू लॉ। यहाँ सूरत हाल भी तो मुख्तलिफ है। ये आप देखिए ना, कंपैरिजन कैसे करेंगे उसका। और उसके बाद आपने देखे कल आप किसके कह रहे हैं, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसके मुतालिक बात की है? काकर साहब ने की है ना कल प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा अहमद साहब, 2019 में आप एडवोकेट जनरल थे, इनको परमिशन दी जाने की, चाहे बीमारी का था जो भी मसला था, और आपने बाजू साहब का भी नाम लिया अभी कि वो सब करा रहे थे सेटलमेंट।
میں تو کسی سیٹلمنٹ میں ایسی کسی سیٹلمنٹ میں شامل نہیں تھا صحیح. اور یہ بالکل کلیئر ہے. آئی ایم سو کلیئر اباؤٹ اٹ. دوسری بات میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ کل یہاں پہ جب وہ پریس کانفرنس کاکڑ صاحب کر رہے تھے، وہ کاکڑ صاحب نے بھی یہ بات جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہاں جی یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے. اور کاکڑ صاحب اس لیے کہہ رہے تھے یہ ٹھیک ہو رہا ہے کہ کاکڑ صاحب بھی کرپشن میں کوالیفائی کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے. آپ نے دیکھا ہے کہ کاکڑ صاحب نے جہاز لیا سرکاری اور اپنی فیملی کو بٹھایا اور امریکہ گئے، امریکہ سے وہ یورپ میں آ گئے، لندن گئے، انگلینڈ گئے، اس کے بعد وہ فرانس چلے گئے. ٹھیک ہے احمد اویس صاحب، ایک سوال آپ سے کرنا چاہیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ 2019 میں جو پرمیشن دی گئی جانے کی نواز شریف کو، وہ غلطی تھی تحریک انصاف کی؟ بالکل غلطی تھی. اور لیکن سوال یہ تھا کہ اس وقت غلطی یوں نہیں تھی. وہاں پہ تو پورے میڈیکل بورڈ سے انہوں نے مینوورنگ کرائی. آپ اندازہ لگائیے. احمد اویس صاحب، اب یہی وہی عدالتیں ہیں جب عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو بندیال صاحب ریلیف دیتے ہیں، ان پر الزامات لگتے تھے، آپ اس چیز کو تحریک انصاف انجوائے کرتی تھی کہ یار یہ لیگل چیز ہے جو ہمارے حق میں آ رہی ہے. تو آج اگر وہی عدالتیں نواز شریف صاحب کو لیگل گراؤنڈز کے اوپر ریلیف دیتی ہیں تو اس پر اعتراض کس چیز کا؟ ہم کسی لیگل گراؤنڈ کے اوپر کسی کو ریلیف ملے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے نہ ہوگا. کوسچن تو یہ ہے کہ کمپیرزن کوئی نہیں ہے. عمران خان کو جس وقت وہاں پہ انہوں نے یہ ریلیف کیا دیا تھا کہ ایک غیر قانونی طریقے سے کورٹ کے پرمیشن سے گرفتار کیا تھا، اس کے لیے انہوں نے وہ سر تب بھی عدالتیں وہی تھیں، اب بھی وہی عدالتیں ہیں. بہت بہت شکریہ. احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے قانون اور تمام تر سچویشن پر بات کر رہے تھے. العزیزیہ میں تو سزا معاف ہو چکی ہے، العزیزیہ ریفرنس پہ سزا معطل ہو چکی ہے، اور توشہ خانہ میں بھی توشہ خانہ کا معاملہ بھی عدالت میں ہے. سابق وزیر اعظم اسلام آباد ہائی کورٹ تو پہنچ گئے ہیں. وہاں پر مزید کیا اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے. لمحہ بالمحہ شہباز شریف بھی ساتھ ہیں، خواجہ آصف بھی ان کے ساتھ ہی موجود ہیں. بہت سارے سینئر رہنما. لیکن ابھی ہم سے بات کر رہے تھے تو میں ایک چیز عائشہ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب عدالتیں آپ کو ریلیف دیتی ہیں تو عدالتیں اچھی ہو جاتی ہیں، جب وہی عدالتیں آپ کے خلاف بات کرتی ہیں تو وہ عدالتیں بری ہو جاتی ہیں. تو یہ چلتا رہتا ہے. تو تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیں ناظرین. وہ یہ ہے کہ نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ جانے سے پہلے منسٹر انکلیو میں موجود ہیں اور ان کو آج پیش ہونا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہاں پر بھی اہم سماعت ہونی العزیزیہ ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پیش ہوں گے. نواز شریف منسٹر انکلیو سے اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے. عادل عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں. عادل، اپڈیٹ کیجیے گا. اس سے آپ سے تھوڑی دیر قبل نواز شریف جو ہیں وہ احتساب عدالت میں پیش ہوئے. وہاں پر توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے عدالت کے سامنے سرنڈر کیا، جس کے بعد عدالت نے ان کے دائمی وارنٹ جو ہیں وہ منسوخ کر دیے ہیں، اور توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم نواز جی عادل آپ سن پا رہے ہیں؟ جو ہے وہ بھی منظور کر لی گئی ہے. احتساب عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے وہ 20 نومبر تک اب ملتوی کر دی ہے. توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کی ضمانت منظور ہوئی. اس کے بعد ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی جانب سے 10 لاکھ روپے کی ضمانتی مچلکے جو ہیں وہ بھی عدالت میں جمع کروا دیے گئے ہیں. اب اس کے بعد نواز شریف جو ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا. تاہم یہاں پر اس وقت جو ڈویژن بینچ ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور ان کے ساتھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، ان کا ڈویژن بینچ جو ہے اس وقت عام کیسز کی اور روٹین کے جو کیسز ہیں ان کیسز. اچھا عادل عباسی، 2:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا، 2:30 تو اب بج چکے ہیں، تو اب کس وقت ان کو دوبارہ بلایا گیا پیش ہونے کے لیے؟ عادل مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ بینچ کا جو کیسز ہیں روٹین کے کیسز وہ ختم ہوں گے، اس کے بعد ہی نواز شریف کا کیس جو ہے وہ ٹیک اپ ہو سکے گا. اس وقت شہباز شریف جو ہے وہ اسلام آباد. عادل ساتھ ہی موجود رہیے گا. محمد عادل ڈائریکٹر نارتھ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کی جانب جائیں گے. عادل سعید عباسی آپ سے مزید اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے، ساتھ ہی رہیے گا. محمد عادل آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی جی بالکل. اچھا عادل صاحب، العزیزیہ میں تو بڑی آسانی سے سزا معطل ہو گئی ہے، جس پر ابھی احمد اویس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نگران جو گورنمنٹ ہے اس کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، وہ تو کسی اور مینڈیٹ پر آئے ہیں، وہ سزا کیسے معطل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ابھی اس کی جو تشریح ہے وہ تو عدالت میں اگر کوئی جائے گا تو وہی ہو سکتا ہے. ابھی تک تو جو حالات و واقعات ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ اس میں چیزوں کو اسی طرح مینیج کیا جا رہا ہے قانونی طور. اور اب جو ایون فیلڈ ہے اس کا جو کیس ہے وہ
اس میں جو استغاثہ تھا جو نیب نے جو ہے پروسیکیوشن نے اتنی خامیاں اور خلا چھوڑے تھے کہ وہ نواز شریف کو اس میں جو ہے وہ بریت ویسی مل جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے مریم نواز کو بھی ایون فیلڈ میں 7 سال قید ہوئی تھی اور 20 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ ہوا تھا، اور کیپٹن صفدر کو 1 سال ہوا تھا. جب ان کی کیس کی ہیئرنگ ہوئی تھی تو اس میں ہی جو نیب کی جو فلیٹ کی قیمت اور آمدن سے زائد اثاثوں کا معاملہ جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکا تھا، اور جو نیب نے جب عدالت نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا جو نیلسن اور نیسکول جو 2 آف شور کمپنیاں تھیں اس کا نواز شریف کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا. تو یہ تو ایون فیلڈ میں تو نواز شریف کو ویسے ہی نیب جو ہے مریم نواز کے معاملے میں کلین چٹ ایک قسم کی دے چکا ہے کہ اس میں ان کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. تو اب جب اس پہ باقاعدہ ٹرائل شروع ہوگا تو یقینی طور پر اس میں نواز شریف کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا، جبکہ جو العزیزیہ والا معاملہ تھا اس میں جو ہے وہ ان کو 7 سال قید اور جرمانہ ہوا تھا. تو وہ جب ملک سے باہر گئے تھے تو اس وقت ہی جو پنجاب حکومت تھی اس نے جو ہے وہ یہ ریلیف دیا تھا، جس کے بعد ان کو ملک سے باہر جانے. ٹھیک ہے محمد عادل، آپ کا بہت شکریہ، اور عادل سید عباسی آپ نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ تک پہنچائیں گے. ابھی پاکستان لائیو میں شامل کریں گے ایک بریک. ویلکم بیک ٹو پاکستان لائیو. اب خبریں شامل کرتے ہیں کچھ سیاست کے حوالے سے. سیاسی میدان میں کیا چل رہا ہے ناظرین؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں کہ آمریت کا دروازہ بند ہو چکا مگر ایک نئی طرز کی آمریت شروع ہو گئی ہے. بلاول بھٹو نے کہا کہ الیکشن میں تاخیر کا مطلب الیکشن سے انکار ہے، فوری طور پر انتخابات کی تاریخ دی جائے. راتوں رات سارے ادارے نیوٹرل ہو رہے تھے، واہ جی واہ، سب ایک ہی ادارے کے ذریعے احتساب کے قائل ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ ججز سویلین کے احتساب کے قائل ہیں مگر اپنے احتساب کے قائل نہیں ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. That the doors for dictators had been closed, but a new kind of dictatorship emerged. راتوں رات سارے institutions neutral ہو رہے تھے. Independence of the judiciary should not mean its independence from accountability. Elections delayed or elections denied. The only path forward is for the Election Commission of Pakistan to immediately release the date of the election and the schedule of the election without any further delay. پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ الیکشن کی تاریخ نواز شریف کے لیے روکی گئی ہے، انہیں اب کہنا چاہیے کہ میں آ گیا ہوں، اب الیکشن کراؤ. ابھی تک انوکھے اور لاڈلے نواز شریف ہی نظر آتے ہیں. اگر انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی والا کردار ادا کیا تو وہ بھی تاریخ کی ایک مثال بن جائیں گے. انہیں چاہیے کہ اپنی سیاست کریں، کسی کی مدد سے مت آئیں ورنہ گو نواز گو کے نعرے لگیں گے. انہوں نے کیا کہا تفصیلات دکھاتے ہیں. ہماری ایک بہت بڑی واضح چیز تھی کہ ہم کہتے تھے کہ یہ نواز شریف کے لیے روکا گیا ہے ڈیٹ. تو اگر ہم صحیح ہیں تو نواز شریف کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ میں آ گیا ہوں اور اب الیکشن کا اناؤنس کروں. تو اسٹیبلشمنٹ نے جو ان کو فیور دیا ہے وہ فیور بھی چھپ جائے گا کہ یا نہیں چھپے گا، مگر ایک چیز واضح ہو جائے گی. اگر اس نے عمران خان والا رول ادا کیا اور غلط راستے سے وہ آئے، بیک ڈور استعمال کیا جو نظر آ رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، نواز شریف تاریخ کا ایک مثال بن جائے گا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق میڈیا کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. یہ جو نیلسن منڈیلا ہے پہلے اپنے بھائی سے حساب لیں. پرویز الہی کی نواز شریف پر یہ تنقید، کہا کہ لوگوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں کہ وہ خودکشیوں پر مجبور ہیں. لوگ گیس اور بجلی کے بل ادا کرنے سے قاصر ہیں. لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں. انہوں نے اساتذہ کو بھی مارنا شروع کر دیا ہے. جو یہ کر رہے ہیں اس کا حساب الیکشن میں دینا پڑے گا. آ گیا نا نیلسن منڈیلے جو دوست ہیں، یہ اپنے بھائی سے پہلے حساب لے. جتنی اس نے مہنگائی کی ہے، جتنی لوگوں کے ساتھ زیادتی اتنی ہوئی ہے کہ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے. لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں ان کے نیلسن منڈیلا کے اوپر آنے کے، اور خاص طور پہ جو بجلی کا ریٹ ہے، پھر گیس کا ریٹ ہے، پھر
लोगों की जॉब्स जाती रही हैं, फिर पेंशन के इशू हैं, और टीचरों को कभी नहीं, जो मैंने रियायतें दी थी ना, टीचरों को मारना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ना, ये इंशाल्लाह इनको इलेक्शन में पता चल जाएगा। आगे बढ़े, एक और अहम खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी भी ये कहते हैं कि वो इस बार इलेक्शन लड़ने के कायल ही नहीं हैं। जब तक रिफॉर्म्स नहीं होते मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक सब लोग मिलकर नहीं बैठेंगे उस वक्त तक मुल्क के मफाद में कुछ नहीं हो सकता। यहाँ सियासत सिर्फ उस लिए हो रही है कि इक़्तिदार में कैसे आया जाए। वो कराची में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मैंने पहले कहा कि मैं इस इलेक्शन के कायल नहीं हूँ, और मैंने बार बार कहा है कि अगर आज मुल्क के सियासतदान, मुल्क के अस्करी लीडरशिप, मुल्क की जुडिशल लीडरशिप इकट्ठी नहीं बैठेगी, मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकलेगा। ये बात याद रखें। आज अगर हमको मुल्क का एहसास हो, ये 6-7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, एक टेबल पर अवाम को बैठे हुए नजर आए, उनकी तकलीफ की बात करते हुए नजर आए, मुल्क के मसाइल का हल ढूंढते हुए नजर आए, फिर मुल्क आगे चलेगा। तो ये बयान आपने सुना शाहिद खान अब्बासी का। इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन मुस्लिम लीग नून से कुछ नाराज़ नज़र आते हैं। मौजूदा हालात में इलेक्शन लड़ने के वो कायल नज़र नहीं आते, और बहुत बार वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। इससे पहले आपको मालूम है कि उन्होंने मुलाकात भी की नवाज शरीफ से लंदन में, जिसके बाद ये भी इशारा दिया गया कि शायद कोई नई पार्टी का क़याम अमल में आएगा। और बहुत सारे नाराज़ जो रहनुमा हैं, जैसा कि मिफ्ता इस्माइल का नाम सामने आया, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का नाम सामने आया, कि मुतफ़िक़ा तौर पर शायद उनके साथ कोई पार्टी का नया क़याम सामने आ सकता है। तो ये वो तफसीलात हैं, ये वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिससे आपको हम अपडेट कर रहे थे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अदालत पेश होकर ख़ुद को सरेंडर कर दिया है। एहतसाब अदालत ने 10 लाख के मुचलकों के एवज़ ज़मानत मंजूर कर ली है। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को हाज़िरी लगाकर जाने की इजाज़त दी। और अब से कुछ देर बाद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचेंगे, जहाँ पर अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से समाअत होगी। आपको भी अपडेट करें कि इससे पहले वो पहुँचे और वहाँ से उनको रिलीफ मिला, और अब ये तफसीलात हैं कि अब से कुछ देर बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचेंगे, जहाँ पर अहम समाअत होगी। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने से पहले मिनिस्टर इनक्लेव में मौजूद है। अब से कुछ देर बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रवाना होंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन ने, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनसे बात करते हैं। बैरिस्टर आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो इत्तेहाद है, जो आपका एक एलायंस था नून लीग के साथ, अब वो हमें कहीं दूर जाता नज़र आ रहा है, कह ले अब तो खुलेआम टूटता नज़र आ रहा है। बैरिस्टर साहब, ये कहिएगा कि बिलावल साहब ने बड़ी खुलकर बात की है कल, और फिर वो जो बार बार एक मुतालबा दोहरा रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का, उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, बल्कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि नई तर्ज की आमरीत शुरू हो गई है। क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि हमारा कोई भी इत्तेहाद या अलायंस नहीं था। एक हुकूमत बनी थी पीटीआई की गवर्नमेंट जाने के बाद। अलायंस वो होता है कि आप एक इंतखाबी निशान के ऊपर लड़े, ऐसी कोई बात नहीं। बैरिस्टर साहब, आपके पार्टी के लोगोज लगते थे, उनकी तस्वीरों के साथ मिल बैठते थे और इकट्ठे मिलकर हिकमत अमली थी, तो अलायंस ही कहते हैं इसको भी। वो तो हम असेंबली में भी इकट्ठे बैठे होते हैं, अलायंस नहीं होता। अलायंस वो होता है जिसके अंदर, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, अलायंस वो होता है जिसमें एक सिंबल पे आप इलेक्शन लड़ते हैं। बहरहाल आपका दिल से अलायंस कहता है तो आप कह लें, आप रोक तो नहीं सकता। चले, नाराजगियां कह लेते हैं बैरिस्टर साहब। नहीं, हमारा बस ठीक है, एक एडजस्टमेंट थी पॉलिटिकल पार्टीज की, होती है और होती रहनी चाहिए। पॉलिटिशियन अपने दरवाजे एक दूसरे से बंद नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर उस जमात के साथ चलती है जो आइन की सरबुलंदी के लिए और जमहूरियत के तसलसल के लिए काम करे। लेकिन अगर कोई जमात आइन से इनहराफ शुरू कर दे इंतखाबात के इल्तवा की सूरत में, और जमहूरियत के ऊपर शब खून मारने लगे कि कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए, और कोई शख्स आए और उसके ऐसे दाग धुलने लगे कि धड़ाधड़, मैं तो कहता हूँ ये तो किसी को सर्फ वालों को कोई ऐड बनानी चाहिए। जैसे दाग आजकल मियाँ साहब के धुल रहे हैं, ऐसे दाग तो 75 साल में किसी के नहीं धुले। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं और अदालतें उन्हें खुशामदीद कह रही हैं। बैरिस्टर साहब कानूनी तौर पे दे रही है ना, बैरिस्टर साहब कानून उनको रिलीफ दे रहा है, तो उसमें क्या एतराज है? हमें किस बात का एतराज? हम कह रहे हैं कि रिलीफ एक ही दफा सारा दे देना। ये जो छिटांग के हिसाब से दे रहे हैं, एक ही दफा किलो 2 किलो रिलीफ मियाँ साहब को दें ताकि मुल्क के अंदर इलेक्शन हो। ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत है जब अदालतों का कोई काम ही नहीं है, डील कहीं और हुई है,
फैसले कहीं और हुए हैं। बैरिस्टर साहब क्या डील हुई है ना, खुल के बताएं। आप एक सियासी रहनुमा हैं, खुल के बताएं क्या डील हुई है। डील यही हुई है कि एक कॉन्विक्ट जो है वो बगैर कैद के आके बैठा है और वो उसके लिए सारे रास्ते साफ किए जा रहे हैं। ये डील तो साफ है, आप लोग ही हमें बताते हैं। आप मेरे सर खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि ये अनोखे लाडले नजर आ रहे हैं नवाज शरीफ। नवाज शरीफ लाडले तो शुरू से थे, बीच में एक और लाडला क्रिएट किया गया, लेकिन बहरहाल लाडले नवाज शरीफ ही हैं और वो एक दफा फिर अपने उसके नए प्रिंटों के ठीक है, इस पर फिर डिस्कशन करेंगे। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमें यहाँ पर ब्रेक आना है, उसके बाद इस डिस्कशन का आगाज करेंगे दोबारा से। वंस अगेन व्यूअर्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और अभी बात करेंगे अल अज़ीज़ी और एवनफील्ड रेफरेंसेस की। तो नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने से पहले मिनिस्टर इनक्लेव में इस वक्त मौजूद हैं। अल अज़ीज़ी और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगे। 3 बजे का वक्त दिया गया था कि 3 बजे समाअत दोबारा शुरू हो जाएगी। नवाज शरीफ मिनिस्टर इनक्लेव से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। इस वक्त नवाज शरीफ मिनिस्टर इनक्लेव में मौजूद है। इससे पहले वो एहतसाब अदालत भी गए थे। अल अज़ीज़ी और एवनफील्ड रेफरेंसेस का ये मामला है जिस हवाले से नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। मिनिस्टर इनक्लेव से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमें ज्वाइन किया साकिब सैयद ने। साकिब सैयद, क्या तफसीलात हैं, कब पेश होंगे साबिक वज़ीर आज़म? जी बिल्कुल, जैसे कि इस वक्त पे हम मौजूद हैं मिनिस्टर ऑफ इनक्लेव में। यहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो पेश होंगे। इससे कबल जो है मियाँ नवाज शरीफ जो है वो एहतसाब अदालत पेश हुए। एहतसाब अदालत के कमरा अदालत के अंदर वकला और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसकी वजह से जो मियाँ नवाज शरीफ जो है वो दूर से ही वो जज के सामने पेश हुए। जज ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ कहाँ पर हैं, जिस पे वकील ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं। कमरा अदालत में मौजूद होने पर उनकी हाज़िरी लगाई गई। जैसे कि आपको पता चलूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जो है आज एहतसाब अदालत में तोशा खाना केस में आज ख़ुद पेश हुए, जिसके बाद जो जज हैं उसने 10 लाख मुचस्सल की ओर से इसकी ज़मानत मंजूर कर दी और उनकी जो तोशा खाना केस गाड़ियों के केस में जो इश्तिहारी है उसका स्टेटस भी ख़त्म कर दिया है। एहतसाब अदालत में जो वकला की भी बड़ी तादाद शामिल थी, वकला की बड़ी तादाद शामिल की वजह से अदालत के अंदर दकम बेल भी हुई। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत के बाहर जो है कारकुनान की भी तादाद मौजूद थी। कारकुनान ने मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इस्तकबाल के बाद मियाँ नवाज शरीफ जो है वो कमरा अदालत में गए। कमरा अदालत में उनके साथ मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ जो सीनियर क़यादत है वो भी वहाँ पर मौजूद थी। साबिक स्पीकर अयाज सादिक भी मौजूद है। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उनके साथ मौजूद थे और कमरा अदालत में गपशप हुई और मुख्तलिफ जो रहनुमा थे वो भी उधर मौजूद थे। जिसके बाद रश की वजह से अदालत ने जो है कहा कि ये जो बाकी वकला हैं वो भी बाहर जाएं और मियाँ नवाज शरीफ की हाज़िरी के बाद उनको भी जाने की इजाज़त दे दी। जैसे कि इस वक्त पे मियाँ नवाज शरीफ जो है वो मिनिस्टर ऑफ इनक्लेव में मौजूद हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ देर बाद जो है वो पेश होंगे। जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ ज़्यादा वकला की वजह से कमरा अदालत नंबर 1 में जो है काफ़ी रश लगा हुआ है। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कमरा अदालत खाली कराने का कहा, लेकिन वकला ने कहा कि हमारे केसेस लगे हुए हैं यहाँ मौजूद हैं। जिसके बाद सिक्योरिटी का कहना था कि जब तक कमरा अदालत खाली नहीं होगा हम इसको कहेंगे। आप एक्सक्लूसिव मनाज़िर देख सकते हैं कि मेरे अकब में जो है मियाँ नवाज शरीफ जो है वो मिनिस्टर ऑफ इनक्लेव से बाहर जा रहे हैं। अब जो है मियाँ नवाज शरीफ जो है कुछ देर बाद जो है यहाँ से जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। ठीक है साकिब, आप जो ये मनाजिर दिखा रहे हैं ये नवाज शरीफ साहब की गाड़ी के मनाजिर हैं जो रवाना हो चुके हैं? नहीं, अभी तक तो ये गाड़ी तो मियाँ नवाज शरीफ की नहीं थी, लेकिन मुमकिन तौर पर कुछ ही, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ टाइम दिया हुआ था कि कुछ देर बाद जो है मियाँ नवाज शरीफ इस्लामाबाद। ठीक है, कुछ देर बाद वो रवाना होंगे। साकिब सैयद ये भी बताएगा, हमने देखा कि वहाँ पर कारकुनों की एक बड़ी तादाद हमें नजर आई एहतसाब अदालत के बाहर भी, और ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट के बाहर भी कारकुनान मौजूद हैं, तो क्या अब भी कारकुनान वहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, जैसे कि मियां नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आए हैं, एक उम्मीद लेकर आए हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान इंतज़ार में थे। एहतसाब अदालत के बाहर हम सुबह सवेरे वहाँ पे मौजूद थे, जहाँ पे बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद है। कारकुनानों ने प्ले कार्ड और मियां नवाज शरीफ के हक़ में नारेबाजी भी की और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हमारी उम्मीद जो है उम्मीदें वापस आ गई हैं। मियां नवाज शरीफ जो है मुल्क में जो माशी जिस तरह से माशी चीज़ें चल रही हैं उनको वो ठीक कर देंगे। जिसके बाद एहतसाब अदालत सिक्योरिटी की बात की जाए तो बड़ी मतलब इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी तायनात की गई थी। खाकदार तारे लगाई गई थी एहतसाब अदालत के बाहर और इस वक्त पे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। कारकुनान की जानिब से नाराबाजी भी जारी है और कारकुनान शिद्दत से इंतज़ार में कि मियां नवाज शरीफ आएंगे और उनका हम वाहिलाना इस्तकबाल करेंगे। ठीक है साकिब सईद, इस हवाले से आपसे हम इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे, ताज़ा तरीन मालूमात आपसे हासिल करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर तक पहुँचाते हैं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अदालत पेश होकर ख़ुद को सरेंडर कर दिया। एहतसाब अदालत ने 10 लाख के मचलकों के एवज़ ज़मानत उनकी मंजूर कर ली है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने 10 लाख रुपए के ज़मानती मचलके जमा करवा दिए हैं। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी है। नवाज शरीफ अदालत की इजाज़त के बाद एहतसाब अदालत से रवाना हुए। तोशाखाना गाड़ियों के केस में नवाज शरीफ का इश्तिहारी का स्टेटस ख़त्म और दायमी वारंट मनसूख कर दिए गए हैं। अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने कहा है कि आइंदा समाअत पर नकुल तकसीम की जाएंगी। अदालत ने जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। अभी आपको ये अपडेट दें कि नवाज शरीफ का काफिला रवाना हो चुका है और साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त रवा दवा हैं हाई कोर्ट की जानिब और ये कहा गया था कि अब से कुछ देर बाद वो जाएंगे हाई कोर्ट, जहाँ पर उनकी एवन फील्ड और अल अजीज़िया में समाअत होने जा रही है। और अब ये काफिला आप खसूसी अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, PNN की स्क्रीन्स पर ये बराह रास्त मनाजिर हैं कि नवाज शरीफ हाई कोर्ट के लिए अब रवाना हो चुके हैं। पहले 2:30 बजे का वक्त दिया गया, फिर कहा गया 3 बजे का टाइम है। फिर ये खबर भी सामने है कि वहाँ पर कुछ केसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से डिले सामने आ रहा है। फिर ये भी बताया गया कि वहाँ पर काफ़ी रश है जिस वजह से इंतज़ार करना होगा। और अब नवाज शरीफ हाई कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप सिर्फ PNN की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए अब रवाना हो चुके हैं। मिनिस्टर इनक्लेव से हाई कोर्ट की जानिब अब नवाज शरीफ रवाना हो चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने आपको यहाँ से अपडेट किया, साकिब सईद ने हमें बताया कि कुछ ही देर बाद यहाँ से नवाज शरीफ रवाना होंगे और अब ये वो मनाजिर हैं कि नवाज शरीफ मिनिस्टर इनक्लेव से हाई कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। जी हाँ, ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं और नवाज शरीफ का काफिला जो भी आप अपनी TV स्क्रीन्स पर भी देख सकते थे वो रवाना हो चुका है यहाँ से मिनिस्टर इनक्लेव से। वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब गए हैं और नवाज शरीफ आज ख़ुद को सरेंडर करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे। और एक रेफरेंस में उनकी 10 लाख के ज़मानती मचलकों की एवज़ ज़मानत भी मंजूर हो चुकी है। साकिब सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे लेते हैं। साकिब, नवाज शरीफ का काफिला यहाँ से रवाना हो चुका है? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी PNN न्यूज़ की स्क्रीन पे अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि नवाज शरीफ का काफिला जो 10 से 15 गाड़ियों पर मुश्तमिल था वो यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रवाना हो चुका है। 3 बजे का टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया हुआ था, लेकिन कुछ वकला की ज़्यादा तादाद की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ है, लेकिन जिसकी वजह से अब सिक्योरिटी क्लियरेंस और जो अदालत का कमरा है वो क्लियर होने के बाद नवाज शरीफ जो है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे और अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। इससे कबल एहतसाब अदालत में जो है नवाज शरीफ पेश हुए और 10 लाख मचलके को उसकी ज़मानत मंजूर हुई और केस जो है वो 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जैसे कि आपको बता चलूँ, तोशाखाना केस में गाड़ियों की जो इश्तिहारी का स्टेटस है वो भी ख़त्म हो चुका है और दायमी वारंट भी मनसूख हो चुकी है। अब इसके बाद जो दूसरा मरहला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ जो है वो कुछ ही देर बाद जो है वहाँ पे पेश होंगे। जैसे कि आपको बता चलूँ कि मियां नवाज शरीफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जब वो पेश होंगे तो उस बड़ी तादाद में उनके कारकुनान वहाँ पे मौजूद हैं। मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के वो ऑलरेडी जो है वो कमरा अदालत में मौजूद है और कुछ रहनुमा जो है कमरा अदालत के बाहर मौजूद है जो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए वो वहाँ पे मौजूद है। जैसे कि एहतसाब अदालत से उनको बड़ी रिलीफ मिल चुकी है और दूसरी जानिब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ वो जाएंगे और अपने आप को पेश करेंगे। जी
अच्छा साकिब, अभी आप जो उनका काफिला बता रहे हैं 10 से 15 गाड़ियां मौजूद हैं, जो रहनुमा उनके साथ यहां पर आए थे वो भी क्या उनके हमरा मौजूद हैं? और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब वो पहुंचेंगे तो मुमकिन तौर पर वहां पर अब क्या सिचुएशन पैदा हो सकती है? देखें, जैसे कि आपको बता 10 से अच्छा साकिब, हमें अपडेट्स ये मिल रही हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ का काफिला जो अब से कुछ देर पहले मिनिस्टर इनक्लेव से निकला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुका है। जो कारकुनान यहाँ पर आए थे, साकिब आप बताइएगा अब क्या मनाजिर हैं वहाँ बाहर के, क्या कारकुनान रवाना हो चुके हैं वहाँ से? देखिए, कारकुनान जो है पहले एहतसाब अदालत में मौजूद थे, उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ उनका रुख था, क्योंकि ऑलरेडी जो कारकुनान थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन एहतसाब अदालत में उनकी पहली पेशी थी। पहले एहतसाब अदालत पेश हुए तो कारकुनान यहाँ पे मौजूद थे, उनके साथ जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत थी वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन वहाँ पे पेशी होने के बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। ठीक है साकिब, आपसे मजीद डिटेल्स भी लेंगे। अभी के लिए ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। 24 अक्टूबर तक की उनकी ज़मानत थी, वो ज़मानत पर थे और जब वो वतन वापस पहुंचे उसके बाद जलसे से उन्होंने खिताब किया और अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका एक काफ़िला था जो 10 से 15 गाड़ियों पर मुश्तमिल था और इस वक्त नवाज शरीफ अपने काफ़िले के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। है मीडिया यहाँ पर मौजूद है और कारकुनान अपने कायद की एक झलक देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। फूलों की पत्तियाँ निशावर की गई हैं उनकी गाड़ी पर। और अभी खबर ये है कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं अहाता अदालत में। अब से कुछ देर में वो यहाँ से कमरा अदालत जाएंगे जहाँ पर इस अहम केस के हवाले से समाअत भी जारी है। बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। ये मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं। ये अदालत के अंदर का अहाता है जहां पर नवाज शरीफ दाखिल हो चुके हैं और आपने अपनी स्क्रीन पर ये मनाज़र देख सकते हैं कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद यहाँ समाअत होगी, जिसके हवाले से पहले खबर सामने आई कि ये 2 बजे का वक्त दिया गया, 2:30 बजे का वक्त दिया गया। फिर उसके बाद ये कहा गया कि वहाँ पर कुछ मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत चल रही है, जिसके बाद इनके केस की समाअत होगी और अब नवाज शरीफ वहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन्स पर खसूसी मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं। वकला की बड़ी तादाद हमें मनाजिर में नज़र आ रही है, वकला उनके साथ मौजूद हैं और पार्टी कारकुनान अदालत से बाहर हमें नज़र आए और जिन्होंने इजहार यकजहती किया नवाज शरीफ के साथ। और अब ये अदालत के अहाता है जहाँ पर नवाज शरीफ दाखिल हो चुके हैं और एक बड़ी तादाद नज़र आ रही है। अब से कुछ देर बाद कमरा अदालत जाएंगे जहाँ पर बाकायदा इस हवाले से समाअत होगी और आपको उस हवाले से अपडेट भी किया जाएगा। लेकिन तमाम तर सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी की एक बड़ी तादाद नज़र आ रही है। तमाम तर प्रोटोकॉल जो है उसका ख्याल किया जा रहा है और वकला उनको वहाँ पर लेकर इस वक्त अदालत की जानिब रवादवा हैं, कमरा अदालत की जानिब जा रही हैं। और इससे पहले हमने आपको मनासिर दिखाए जब नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और उससे पहले जब वो मिनिस्टर इनक्लेव से निकले तो वो मनाजिर भी एक्सक्लूसिव खसूसी मनाजिर हमने आपको अपनी स्क्रीन्स पर बरह रास्त वो तमाम तर मनाजिर दिखाए। नवाज शरीफ के साथ पार्टी कारकुनान, पार्टी रहनुमाओं की तादाद मौजूद है। सीनियर पार्टी रहनुमा नवाज शरीफ के साथ हैं। अगर हम बात करें तो आबिद शेर अली यहाँ पर मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ मौजूद हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक मौजूद हैं। इसके अलावा मरीम औरंगज़ेब साहिबा भी नज़र आ रही हैं मनाजिर में, जबकि राना तनवीर भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसहाक डार भी इन मनाजिर में हम देख सकते हैं कि मौजूद हैं नवाज शरीफ के हमरा। और अब से कुछ देर बाद कमरा अदालत में नवाज शरीफ जाएंगे जहाँ पर इस हवाले से अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से समाअत होने जा रही है। इससे पहले एहतसाब अदालत पहुँचे नवाज शरीफ, 1:30 बजे का वक्त था, वहाँ पर उनको रिलीफ मिला जहाँ पर उनकी हाज़िरी लगवाई गई और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना था, लेकिन वक्त में कुछ तब्दीली आई, कुछ ताख़ीर आई, कुछ केसेस की समाअत चल रही थी, जिसके बाद अब ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो आप PNN की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अता तारड़ भी इन मनाजिर में नज़र आ रही हैं और काफ़ी रश है, पुलिस एहलकार भी नज़र आ रही हैं और कमरा अदालत में दाखिल होने के ये कुछ एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। वकला की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर इस वक्त नज़र आ रही है और कमरा अदालत में दाखिल होने के हवाले से ख़ास ख्याल किया जा रहा है कि किसको जाने देना है, किसको रोकना है, क्योंकि अदालत की जानिब से ये वाज़े किया गया था। किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। किरण खान, क्या नवाज शरीफ कमरा अदालत में दाखिल हो गए हैं?
جی بالکل، نواز شریف جو ہے وہ کمرہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں. سخت سیکورٹی حصار میں ان کو کمرہ عدالت تک لایا گیا. کمرہ عدالت میں ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ اہلکار جو ہے کارکنان مسلم لیگ نون کے وہ باہر تھے. جب جیسے ان کی گاڑی گیٹ پر پہنچی تو ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ نعرے بازی بھی کی گئی. اور نواز شریف کے بارے میں کافی زیادہ سخت سیکورٹی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ مریم اورنگزیب اور دیگر جو ان کے مسلم لیگ کے. کرن، آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اور آپ بھی شاید کہیں جلدی میں بھاگتے ہوئے گئی ہیں، سانس دیجیے تھوڑا. آپ سے مزید ڈیٹیلز بھی لیتے ہیں. ہم اپنے ناظرین کو یہ براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں. نواز شریف کمرہ عدالت تو پہنچ گئے ہیں اور یہ بھی خبریں تھیں، یہ اطلاعات ہیں کہ جو ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما موجود ہیں ان کو اسپیشل پاسز دیے گئے ہیں اور وہ پاسز دکھا کر کمرہ عدالت میں داخل ہو سکتے ہیں. یہ اس وقت عملہ ہے یہاں پر کمرہ عدالت کا جو دیکھ رہا ہے، جو یہ دیکھ رہا ہے کہ کون کون داخل ہوگا کمرہ عدالت میں. عادل عباسی بھی ہمارے ساتھی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. عادل، کمرہ عدالت میں پہنچ گئے ہیں، کیا مناظر ہے اس وقت کمرہ عدالت کے اندر اور باہر؟ عمر جی عادل عباسی، آپ سن پا رہے ہیں؟ جی عادل بتائیے گا، نواز شریف کمرہ عدالت پہنچ گئے ہیں، کیا مناظر ہیں اندرونی کمرہ عدالت کے اور بیرونی؟ دیکھیے، اس وقت نواز شریف جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں. کارکنان اور لیگی رہنماؤں کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہے. آج صبح جو ہے وہ پہلے تو سیکیورٹی کے سخت انتظامات جو ہیں وہ یہاں پر کیے گئے تھے اور رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے خصوصی پاسز جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں داخل ہونے کے لیے بنائے گئے تھے. تاہم لیگی رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ عدالت کے باہر پہنچی، جہاں سے جس کو کراؤڈ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا پولیس کے لیے. اس کے بعد عطا تارڑ آئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر اور ان کی جانب سے تمام افراد اور تمام لیگی کارکنان جو باہر کمرہ عدالت کے باہر موجود تھے ان تمام کو اندر جانے کی اجازت اب دے دی گئی ہے. اور لیگی رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد اس وقت کمرہ عدالت کے اندر موجود ہے. نواز شریف بھی کمرہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں. اس وقت لیگی رہنماؤں کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود ہے. تاہم ابھی تک سماعت جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکی. 2:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا. العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلیں خارج ہونے پر جو ان کو بحال کرنے کی درخواستیں دائر کی گئی تھی گزشتہ روز، ان کو سماعت اس پر اب نہیں ہو سکی. 2:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا. لیگی رہنماؤں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود ہے اور اس وقت جو ججز ہیں ان کا ویٹ کیا جا رہا ہے اور وہ چیمبر میں موجود ہیں. جسٹس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب. اچھا عادل، یہ جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں یہاں پر بہت کراؤڈ موجود ہے اور جو کمرہ عدالت کا جو عملہ ہے وہ اس کو مینیج نہیں کر پا رہا. جو کارکنان ہیں تو یہ بتائیں کیا وہ خود پہنچے ہیں یا باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کی جانب سے کارکنان کو کال دی گئی تھی یہاں پہنچنے کی؟ اور اگر کال دی گئی تھی تو پھر یہ چیزیں مینیج کیوں نہیں ہو سکی، کراؤڈ کیوں نہیں مینیج ہو سکا؟ دیکھیے، جتنے بھی رہنما آئے ہیں لیگی رہنما یہاں پر، ان تمام کے ساتھ 10 سے 15 افراد جو ہیں کارکنان وہ اپنے ساتھ لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں. کارکنان کو باقاعدہ ان کا داخلہ جو ہے کروایا گیا لیگی رہنماؤں کی جانب سے اور اس کے بعد اب جو اسلام آباد کی سیکیورٹی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، ان کی جانب سے اب کنٹرول جو ہے وہ کراؤڈ کو نہیں کیا جا سکتا. تاہم اس وقت تمام جو لیگی رہنما اور کارکنان ان کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت دے دی گئی ہے. رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ صرف متعلقہ افراد کو اندر جانے کی اجازت ہوگی اور خصوصی پاسز بنائے جائیں گے. اس کے لیے جو خصوصی پاسز ہیں وہ بنائے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ جن کے پاس پاسز ہوں گے وہی جو ہے وہ کمرہ عدالت کے اندر جا سکیں گے. تاہم اس وقت کراؤڈ اتنا بڑھ چکا ہے اور کارکنان اور لیگی رہنماؤں کی بڑی تعداد ہے، لہذا عادل کیا پارٹی کارکنان بھی احاطہ عدالت میں داخل ہوئے ہیں جو باہر نظر آ رہے تھے، کیا وہ بھی عدالت کے اندر ہیں؟ دیکھیے، تمام کارکنان جو ہیں وہ تو داخل نہیں ہو سکے، لیکن جو کارکنان ہیں ان کی بڑی تعداد ایک کمرہ عدالت کے اندر پہنچ چکی ہے. لیگی رہنما جو ہیں وہ اپنے ساتھ بھی 10 سے 15 لوگ بھی جو لیگی رہنما ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آئے اور باقاعدہ انٹری کروائی گئی. رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو پاسز بنوائے گئے تھے وہ بالکل جو جن کے پاسز تھے ان کو جو ہے باہر
तमाम अफराद को रोका गया। बीडी हुई बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कोर्ट रूम का जायजा लिया और तमाम तर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सारी चेकिंग की और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद कमरा अदालत को खोला गया। अता तारड़ ने तमाम लीगी रहनुमा और कारकुनान जो बाहर कॉरिडोर में मौजूद थे, जो कमरा अदालत के बाहर कॉरिडोर है वहाँ पर मौजूद थे, तमाम को अता तारड़ जो है वो अपने साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नंबर 1 जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कमरा अदालत है, उसके अंदर लीगी रहनुमाओं की भी बड़ी तादाद जो है अता तारड़ उनको साथ ले आए और कारकुनान। अच्छा आदिल, रहनुमाओं की तो समझ में आ रही है, जो यहाँ पर सीनियर लीडरशिप है, सीनियर रहनुमा है, वो कमरा अदालत में दाखिल हो गए जो आप हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि कुछ कारकुनान भी पहुँच गए हैं कमरा अदालत के अंदर। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो समाज शुरू हो जाती है या फिर अदालत की जानिब से यकीनी तौर पर बरहमी का भी इजहार किया जाता होगा? देखिए, अब अदालत आएगी, उसके बाद ही अदालत अपने रिमार्क जो है इस सारी सिचुएशन पर देगी और अपना जो इजहार राय है वो देगी। ताहम इस वक्त जो कमरा अदालत है उसमें काफी शोर है और रश इस कदर बढ़ चुका है कि इस सारे हालात में कम अज कम समाज जो है उसका आगाज नहीं किया जा सकता और समाज जो है वो शुरू नहीं हो सकती। कारकुनान, लीगी रहनुमा बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, काफी शोर है कमरा अदालत में, रश भी बहुत ज्यादा है, लिहाजा इस सारी सूरत हाल में अब आदिल कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं। हम देखते हैं कि सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाता है कि जब इतनी बड़ी तादाद में या ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर जब कोई सीनियर लीडरशिप आती है तो ये मेक श्योर किया जाता है कि जो आम कारकुनान हैं, जो बाहर जो लोग हैं, वो दाखिल मत हो हाथ है अदालत के अंदर। तो क्या यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम जो थे वो तसल्ली बख्श नहीं थे कि इतने लोग वहाँ पर आ गए और कमरा अदालत में दाखिल हो गए? देखिए, सिक्योरिटी बिल्कुल तसल्ली बख्श थी। जब तक कारकुनान और लीगी रहनुमा नहीं आए थे तब तक काफी सिक्योरिटी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाई गई थी और बाकायदा पासेस जो है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी किए गए थे और कहा गया था कि जिन अफराद के पास पासेस होंगे सिर्फ वही कमरा अदालत में जाएंगे। लेकिन आदिल सईद जो मनाजिर हम पहुंचे हैं, जो हमारे सामने नाज़रीन को दिखा रहे थे, जब वो कमरा अदालत में दाखिल हो रहे थे तो बहुत सारे लोग बगैर पास दिखाए भी अंदर जा रहे थे। देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पासेस की सूरत हाल तब तक थी जब तक कारकुनान कमरा अदालत के बाहर या लीगी रहनुमा नहीं पहुंचे थे। जब लीगी रहनुमा और जो कारकुनान है वो पहुंचे तो उसके बाद एक दफा वो कमरा अदालत में दाखिल हुए, फिर बड़ी मुश्किल से उनको अदालती अमले की जाने से बाहर निकाला गया क्योंकि बम डिस्पोजल स्क्वाड ने चेकिंग करनी थी और सिक्योरिटी जो है वो क्लियरेंस देनी थी कमरा अदालत नंबर 1 की। तो उस वक्त तो जो अदालती अमला है उसकी जाने से कारकुनान और लीगी रहनुमाओं को बाहर निकाल दिया गया था। ताहम उसके बाद जब दोबारा दाखिल का अमल शुरू हुआ। ठीक है, अच्छा आदिल ये भी बताएगा कि इस वक्त जो जजेस हैं वो अपने चैम्बर्स में मौजूद हैं, तो क्या कोई वक्त का तयन किया गया, वक्त मुकर्रर किया गया कब वो अदालत के कमरा अदालत में आएंगे और समाअत का आगाज होगा? देखिए, अभी तक की सूरत हाल में बिल्कुल समाअत का कोई चांस जो है वो नजर नहीं आ रहा और अदालती अमले की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि जब तक शोर कम नहीं होता और जब तक ये रश जो है वो कम नहीं होगा तब तक समाज जो है वो नहीं। ठीक है, जब तक कमरा अदालत में रश कम नहीं होगा समाज शुरू नहीं होगी और अभी तक समाज शुरू भी नहीं हो सकी है। बहुत शुक्रिया आदिल सईद अब्बासी, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। ये PNN एक्सक्लूसिव मनाजिर आप देख सकते हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कमरा अदालत में जा रहे हैं, ये आप मनाजिर देख सकते हैं और उनके साथ दीगर लीगी रहनुमा भी मौजूद हैं। मरियम औरंगज़ेब को भी देखा जा सकता है, वो रास्ता क्लियर करवाती हैं और नवाज शरीफ उनके पीछे पीछे जाते हैं और ये सारा वो क्राउड है जो मैनेज नहीं हो सका और कमरा अदालत में भी समहाउ दे मैनेज टू एंटर और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी कमरा अदालत में पहुंच गए हैं, उनको भी इजाजत दे दी गई अंदर जाने की। बिल्कुल, उनको भी इजाजत दे दी गई है और अभी तक समाअत का आगाज ही नहीं हो सका है। जैसे ही समाअत शुरू होगी आपको मजीद अपडेट्स भी करते रहेंगे। पाकिस्तान लाइव में आज शामिल करेंगे एक ब्रेक। के हवाले से अपडेट्स करें। पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबी की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गजा में जारी जंग के दौरान फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत किया है। आर्मी चीफ का इस मौके पर कहना था कि जंग में इसराइली डिफेंस फोर्सेस के हाथों बेगुनाह शहरियों के तशद्दुद और जानबूझकर अंधाधुंध कत्ल पर गहरी तशवीश है। शहरी आबादी, तालीमी और इमदादी कारकुनों, अस्पतालों पर मुसलसल हमले काबिल मज़म्मत हैं। गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली इंसानियत के ख़िलाफ़ सरीह जराइम है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। ये अहम मुलाकात हुई है, फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद रबी की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है और ISPR के मुताबिक ये बताया गया है कि आर्मी चीफ का गजा में जारी जंग के दौरान फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत भी सामने आया है।
फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद रबी की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है और आर्मी चीफ की जानिब से इजहार ताज़ियत भी किया गया है। फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान पर जो गज़ा में इस वक्त सूरत हाल है उस पर इजहार ताज़ियत किया है आर्मी चीफ की जानिब से, और उन्होंने कहा है कि इंसानियत के ख़िलाफ़ सरी जराइम हैं ये। पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर है अहमद जवाद रबी, उनकी ये मुलाकात है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से। ISPR की जानिब से ये डिटेल्स शेयर की गई हैं। आर्मी चीफ ने गज़ा में जारी जंग के दौरान फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत किया है। आर्मी चीफ का इस मौके पर यह कहना था कि जंग में इसराइली डिफेंस फोर्सेस के हाथों बेगुनाह शहरियों के तशद्दुद और जानबूझकर अंधाधुंध कत्ल पर गहरी तशवीश है। शहरी आबादी, तालीमी और इमदादी कारकुनों, अस्पतालों पर मुसलसल हमले काबिल मज़म्मत हैं। गज़ा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली इंसानियत के ख़िलाफ़ सरही जराइम है। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद से। सदीक साजिद, क्या तफसीलात है इस मुलाकात से मुताल्लिक़? जी, ISPR की जानिब से जारी की गई तफसीलात के मुताबिक आज GHQ रावलपिंडी में पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबी ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है और आर्मी चीफ ने गज़ा में जारी जंग में फ़लस्तीनियों की जानों के ज़िया पर ताज़ियत का भी इज़हार किया है। और इस मौका पर उन्होंने कहा कि जंग में इसराइली डिफेंस फोर्सेस के हाथों बेगुनाह शहरियों पर तशद्दुद और जानबूझकर अंधाधुंध कत्ल पर उनको गहरी तशवीश है। शहरी आबादी, तालीमी और इमदादी कारकुनों, अस्पतालों पर मुसलसल हमले जो हैं वो काबिल मज़म्मत हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली इंसानियत के खिलाफ सरीहन जराइम है और गजा के लिए इंसानी हमदर्दी की राहदारी खोलने, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की पासदारी के मुतालबे का भी अयादा किया गया। इस मौका पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान रियासत फ़लस्तीन के लिए आसूली जो उनकी हमायत है उसकी मौक़िफ़ का अयादा करता है। रियासत फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ है, जबकि उनकी जानब से ये भी कहा गया कि जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। आलमी बरादरी इस हवाले से अपना किरदार अदा करे। जी ठीक है सदीक साजिद, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और अब ये खबर कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। वो अदालत पहुंच चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। अल-अज़ीज़ी और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलों की बहाली पर समाअत भी जारी है। बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल खसूसी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। नवाज शरीफ ने दोनों केसों में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें बहाल करने के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। तो आपको अपडेट करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह अहम समाअत है। नवाज शरीफ इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। आज़म नज़ीर तारड़ रोस्टर पर अब आ चुके हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें, ये क्या है? चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल पूछा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस की समाअत का आगाज़ हो चुका है। नवाज शरीफ इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस की समाअत का बाकायदा अब आगाज़ हो चुका है। इससे पहले हमने आपको अपडेट किया कि जजेस अपने चैम्बर में मौजूद थे और अब इसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। ये सवाल भी पूछा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि ये क्या है। दो दरख्वास्तें अपीलें बहाल करने की हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने ये जवाब दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस हैं ये। नवाज शरीफ इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ भी अब रोस्ट्रम पर आ चुके हैं और इसका बाकायदा इस समाअत का अब आगाज़ हो चुका है। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस हैं जिस पर इस समाअत का आगाज़ हुआ है और चीफ जस्टिस ने यह सवाल पूछा कि ये क्या है, जिस पर कहा गया आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कि ये दो दरख्वास्तें हैं और अब से कुछ देर बाद इस पर जो पेशरफ्त है वो सामने आएगी और उस हवाले से भी आपको अपडेट किया जाएगा कि दो दरख्वास्तें अपीलें बहाल करने की हैं। ये आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया। नैब कोर्ट ने इश्तिहारी का स्टेटस ख़त्म कर दिया है। आज़म नज़ीर तारड़ ने यह मौक़िफ़ अपनाया है जजेस के सामने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़ी और एवनफील्ड रेफरेंसेस की समाअत का आगाज़ हो चुका है। नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं, उनके साथ कुछ लीगी रहनुमा भी मौजूद हैं। आज़म नज़ीर तारड़ रोस्ट्रम पर आ चुके हैं। इस वक्त कमरा अदालत का अहवाल आपको बता रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि ये क्या है, दो दरख्वास्तें अपीलें बहाल करने की हैं, जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया है और कहा है कि नैब कोर्ट ने इश्तिहारी का स्टेटस ख़त्म कर दिया है। पहले दरख्वास्तों से मुतालिक बताएं। चीफ जस्टिस ने यह कहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस की समाअत का आगाज़ हो चुका है। नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं, लीगी रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद हैं और आज़म नज़ीर तारड़ जो कि नवाज शरीफ की जानिब से वकील हैं वो रोस्ट्रम पर आ चुके हैं और उनकी जानिब से दलाइल भी दिए जा रहे हैं। दरख्वास्तों से मुतालिक सबसे पहले बताएं, चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जो दो दरख्वास्तें हैं
سب سے پہلے ان درخواستوں سے متعلق ہمیں بتایا جائے. چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس بھی دیے گئے ہیں. اس وقت سماعت کا آغاز ہو چکا ہے اور وقت دیا گیا تھا 2:30 بجے کا کہ سماعت شروع ہوگی، لیکن سماعت چونکہ لیٹ شروع ہوئی ہے اور ابھی سماعت کا آغاز ہوا ہے اور نیب کورٹ نے اشتہاری کا اسٹیٹس ختم کر دیا ہے. یہ اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے روسٹرم پر آ کر کہا گیا ہے. بالکل، اس سماعت کا اب باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کارکنان کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جو کمرہ عدالت میں بھی کچھ کارکنان پہنچ گئے اور وہاں پر کچھ بد نظمی بھی دیکھنے میں آئی جب لوگ وہاں پر داخل ہوئے کمرہ عدالت میں، اور ہمیں یہ بھی اس حوالے سے آگاہ کیا گیا کہ وہاں پر بغیر پاسز کے بھی لوگ داخل ہو رہے ہیں. پھر یہ کہا گیا کہ شاید اس میں کچھ تاخیر آ سکتی ہے، لیکن اب خبر یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر اس سماعت کا آغاز ہو چکا ہے اور اعظم نذیر تارڑ اس وقت روسٹرم پر موجود ہیں. 2 درخواستیں اپیلیں بحال کرنے کی ہے انہوں نے کہا، اور انہوں نے یہ بھی موقف اپنایا کہ نیب کورٹ نے اشتہاری کا سٹیٹس ختم کر دیا ہے. چیف جسٹس نے یہ سوال پوچھا تھا کہ پہلے درخواستوں سے متعلق بتائیں، عدالت ہماری اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں پہلے سنیں. یہ اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے اور میں دلائل دوں گا، عدالت کو مطمئن کروں گا. اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز کی سماعت ہے. یہ نواز شریف اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں. آپ کو تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، لمحہ بلمحہ اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، جس کا جواب بھی دیا گیا کہ یہ 2 درخواستیں اپیلیں بحال کرنے کی ہیں. اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ نیب کورٹ نے اشتہاری کا جو سٹیٹس تھا اس کو اب ختم کر دیا ہے، پہلے درخواستوں سے متعلق بتائیں. یہ چیف جسٹس نے اس پر سوال کیا ہے. محمد عادل ڈائریکٹر نارتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے بات کر لیتے ہیں. عادل صاحب بتائے گا اس وقت کمرہ عدالت میں جو سچویشن ہے اور جسے کراؤڈ اندر پہنچا ہے، سماعت کا آغاز ہو چکا ہے، ممکنہ طور پر آج کیا ہونے جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ دیکھیں، اس ٹائم جو کمرہ عدالت ہے وہ کارکنوں سے اور رہنماؤں سے بھرا ہوا ہے. اس ٹائم سماعت جاری ہے. اعظم نذیر تارڑ جو ہے ریسٹ روم پر جو ہے موجود ہیں اور وہ ایون فیلڈ اور العزیزیہ کی جو درخواستیں مسلم لیگ نون کے قائد کے حوالے سے دائر کی گئی تھی، اس پر اپنے جو ہے وہ دلائل دے رہے ہیں. انہوں نے مختلف ریفرنسز کا حوالہ دیا ہے جس میں عدالت نے ان سے استفسار کیا ہے کہ جو درخواستیں دی ہیں یہ کیا ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں درخواستیں جو ہے اپیل بحال کرنے کی ہیں. نیب کورٹ نے جو آج جو ہے جو ان کا جو اشتہاری کا اسٹیٹس تھا یہ ختم کر دیا ہے. یہ اعظم نذیر تارڑ نے جو ہے وہ جو سابق وزیر قانون تھے انہوں نے جو ہے عدالت کے اس حوالے سے بتایا جو جس پہ چیف جسٹس نے ان سے استفسار کیا کہ پہلے درخواستیں دائر کی گئی ہیں، پہلے بتائیں. جس پر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ عدالت ہماری اپیل بحال کرنے کی درخواستیں پہلے سنیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ہم آپ کے دلائل سے مطمئن نہ ہو تو پھر اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. تو اعظم نذیر تارڑ نے اس پر جواب دیا کہ میں دلائل دوں گا تو عدالت کو مطمئن کروں گا. جس پہ چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ اپیلوں کی بحالی روٹین کا معاملہ نہیں ہے، آپ نے مطمئن کرنا ہے کہ آپ عدالت سے غیر حاضر کیوں رہے. جس پر جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اپنے دلائل سے عدالت کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کروں گا. جس پہ ٹھیک ہے محمد عادل، آپ کا بہت شکریہ. آپ اس تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اپنا ریئیکشن دے رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک اور اہم خبر کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں گے، لیکن آپ کو بھی بتا دیں کہ اشتہاری کا سٹیٹس ختم کر دیا گیا ہے. اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے کہا گیا ہے پہلے درخواستوں سے متعلق بتائیں، یہ سوال کیا گیا. اور اب کچھ مزید خبریں بھی شامل کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہنے کا سلسلہ جاری ہے. پی ٹی آئی کی مرکزی رہنما اندلیب عباس، سعدیہ سہیل رانا اور سمیرہ احمد نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اب فیصلہ کر لیا ہے. اور تینوں رہنماؤں کی جانب سے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا گیا ہے. اس سے پہلے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ رہے تھے اور اب یہ تینوں رہنما کی جانب سے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا گیا ہے. یہ سلسلہ تھما نہیں، ابھی بھی جاری ہے. اندلیب عباس، سعدیہ سہیل رانا اور سمیرہ احمد نے بھی پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تینوں خواتین رہنما آج استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان بھی کریں گی. اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے والے جو بہت سے رہنما ہیں انہوں نے اسی پارٹی کو جوائن کیا ہے. استحکام پاکستان پارٹی یہ نام ہے اس کا. اور تینوں خواتین رہنما آج استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا باضابطہ طور پر اعلان بھی کریں گی. تو 9 مئی کے بعد کا یہ سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ بہت سے رہنما پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ رہے تھے، لیکن اب اچانک سے ایک بار پھر سے سلسلہ شروع ہوا ہے. تو نواز شریف کے وطن واپس آنے کے بعد سیاست میں تو گرما گرمی چل رہی ہے اور اب یہ خبر جو سامنے آئی ہے کہ 3 جو رہنما ہیں خواتین
रहनुमा आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी करेंगी और वो खवातीन रहनुमा जिनकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक था, को छोड़ने का फैसला किया है और तीनों खवातीन रहनुमा आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी करेंगी। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहने का सिलसिला जारी है। अंदलीब अब्बास जो कि एक सीनियर पार्टी रहनुमा थी तहरीक इंसाफ की, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो पार्टी को छोड़ने जा रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहने का ये सिलसिला है। जिस हवाले से आपको बताएं कि अंदलीब अब्बास का नाम है, सादिया सुहेल का नाम है और सुमेरा अहमद ने भी पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। मुमकिन तौर पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में वो शमूलियत इख्तियार करेंगी और तहरीक इंसाफ से उन्होंने अपनी राहें अब जुदा कर ली हैं। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा का नाम सामने आ रहा है। तीनों खवातीन रहनुमा आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान भी करने जा रही हैं। बहुत सारे और रहनुमा तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर चुके हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी आकर खुलेआम मीडिया पर इजहार कर चुके हैं और अब ये 3 और नाम खवातीन के सामने आ रहे हैं जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को अब खैराबाद कह दिया है और पार्टी छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। कहाँ जा रही हैं? वो जा रही हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में और इस ऐलान को बाकायदा तौर पर आकर किया जाएगा, मीडिया के सामने किया जाएगा। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल राना और सुमेरा अहमद का भी पार्टी छोड़ने का ये फ़ैसला सामने आ गया है। मज़ीद भी जो इस वक्त करंट ख़बरें हैं जो आप तक पहुँचाएंगे, डेवलपमेंट्स भी हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन अभी पाकिस्तान लाइव में एक ब्रेक। वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। ईंधन की किल्लत से पीआईए का फ़्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुतासिर। आज भी पीआईए की 45 परवाज़ें मनसूख होने वाली परवाज़ों में मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाज़ें भी शामिल हैं। कौमी एयरलाइन के माली बहरान से जुड़ा ईंधन का अहम तरीन मामला हल नहीं हो सका। बहुत कम तैयारों को कोटा सिस्टम की बुनियाद पर ईंधन दिया जा रहा है। तो ये माली बहरान है जिसकी तमाम तर तफसीलात आपको बता रहे हैं पीआईए के हवाले से। पीआईए का माली बहरान, परवाज़ें मनसूख मामूल बन चुकी हैं। अब परवाज़ों की मनसूखी पर मुसाफिरों का पीआईए पर अदम एतमाद का इजहार भी सामने आ रहा है और पीआईए के मुसाफिरों ने टिकट भी वापस करने शुरू कर दिए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पीआईए ने मुसाफिरों को 30 करोड़ रुपए टिकट्स की वापसी की मद में अदा किए हैं, जबकि टिकट्स की रकम वापस करने से माली बहरान में मज़ीद संगीन होने का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो परवाज़ों की मनसूखी पर मुसाफिरों का अदम दिलचस्पी का इजहार सामने आया है, अदम एतमाद का इजहार, और 30 करोड़ रुपए टिकटों की मद में वापस किए गए हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है एडिटर साउथ रेहान हाशमी ने। रेहान हाशमी, जिस पीआईए की कभी मिसालें दिया जाती थी और कहा जाता था ये पीआईए बहुत अच्छा काम कर रहा है और लोगों को कोट किया जाता था, आज वो पीआईए का बदतरीन हाल है, बंद होने की बातें चल रही हैं, क्या कहेंगे, क्या तफसीलात हैं? देखिए, बड़ी हैरानकुन बात है, आपने सही कहा, लेकिन हुकूमत की अदम चुस्ती की वजह से पीआईए जिसकी प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है हुकूमत और उसको बिल्कुल कमाई के दाने पर बचाने का सोच लिया है, ऐसा लगता है हुकूमत की जानिब से। अभी जो मुसाफिर है उन्होंने भी अदम एतमाद करना शुरू कर दिया पीआईए पे, जब ये बातें आना शुरू हुई, परवाजें मंसूख हो रही है। तो 24 घंटे के दौरान अब तक 30 करोड़ रुपए की रकम जो रिफंड की सूरत में पीआईए को जो फंड जो मुख्तलिफ टिकटें बुक कराए गए थे मुल्की और गैर मुल्की परवाजों ने, लोगों ने वो वापस की है। अपने जराये का कहना है कि आज भी इसी तकरीबन 2829 करोड़ रुपए की रकम आज ही वापस की जाएगी। तो एक तरफ पीआईए माली बहरान का शिकार है, दूसरी तरफ हुकूमत चाहती है कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए, लेकिन किसी भी मुल्क में अगर आप देखा जाए किसी भी चीज को अगर प्राइवेटाइज किया जाता है या किसी भी, तो उसको पहले बेहतर किया जाता है ताकि उसकी अच्छी बोली लगे। और अगर पीआईए को इसी तरह बंद करने का फैसला किया है तो ऐसा लगता है कि जब प्राइवेटाइज किया जाएगा तो वो इंतहाई सस्ते दामों पर होगी, जो पीआईए और हुकूमत के लिए काफी नुकसान भी होगा। हुकूमत को सोचना चाहिए कि पीआईए को प्राइवेटाइज करने से पहले इसको भरपूर इसकी माली इमदाद की जाए, ताकि जब इसको प्राइवेटाइज किया जाए, कोई ग्रुप इसको खरीदे, हुकूमत को इसकी अच्छी खासी। ठीक है रेहान, ये बताइएगा कि इसका फौरी हल क्या है, क्या किया जाएगा, व्हाट इज द सोल्यूशन? पीआईए को हुकूमत की जानिब से 23 करोड़ रुपए एक महीने से पीआईए अपने रोजमर्रा के जो मामला उसको देखता था, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये कह के 23 करोड़ रुपए की रकम वापस नहीं दी गई कि अभी हम इसे प्राइवेटाइज कर रहे हैं। पीआईए को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना इस तरह है कि 26 अरब रुपए की रकम पीएचओ ने देनी है। पीआईए रोजाना उनसे रिक्वेस्ट करता है, उनकी मिन्नतें करता है, थोड़े पैसे देता है, और दूसरी जानिब जो मुख्तलिफ बैंक
بینک ہے جہاں سے PIA روزمرہ کے اپنے خرچے پورے کرتا ہے، بینکوں میں بھی. ٹھیک ہے ریحان ہاشمی، بہت شکریہ آپ کا. ہمیں جوائن کیا ہے کیپٹن بشارت چودھری نے، یہ سابق PIA کے پائلٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بشارت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے امپورٹنٹ کویسچن آپ سے سب سے پہلے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو اس وقت بحران چل رہا ہے PIA کا، اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں، اور یہ کہیے گا کہ اس کا سلوشن کیا ہے، ممکنہ طور پر جو اس کا سب سے ارجنٹلی حل آپ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ I think the government has to inject money in PIA and consider paying off the complete loans of the PIA in order to initiate a fresh start by qualified civil professionals and the management like Emirates. جس طرح Emirates چل رہی تھی اس طرح کا اسٹارٹ ہمیں لینا چاہیے. یہ تو رائے فرار ہے کہ بیچ میں آپ کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں اور پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں. دیٹ مینس پاکستان will not have any national airline. نہیں تو اس کا آپ رسپانسبل کس کو ٹھہراتے ہیں؟ اس کی آج کی جو حالت ہے، جس کی مثالیں کبھی ہم دیا کرتے تھے دنیا بھر میں، تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں who is responsible for this? Responsibility, in my opinion, management is directly responsible for their failure because of their inexperience in running the civil airline businesses. They are directly responsible for that. اچھا بشارت صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایئر انڈیا نجکاری کے بعد ایک منافع بخش ادارہ بن گئی، کیا سمجھتے ہیں اس کی اگر نجکاری کرتے ہیں تو یہ بھی پروفٹ دے سکتی ہے؟ دیکھیں انڈیا کی اکنامک کنڈیشنز اور پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز آر ڈفرینٹ. India can afford to do this because they are doing a lot of other good things in their country by implementing good جو ان کے جو ہیں چیزیں وہ ان کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں صحیح طریقے سے. مگر پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ایسی نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو وائبل بنانا ہے اس طرح تو آپ کی گورنمنٹ بھی اس وقت جو ہے وہ بھی فیلئر ہے. تو گورنمنٹ کیا پاکستان کو بھی پرائیویٹائز کریں گے آپ؟ بشارت صاحب لیکن 11,000 ملازمین ہیں، ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں، تو ظاہری بات ہے اس پر خرچہ بھی آتا ہے، اور جب نکالیں گے تو پھر بھی اس پر شور پڑے گا کہ کیوں ان کو وہاں سے فائر کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے. تو پھر کہیں نہ کہیں تو ہمیں اس کا وہ کرنا پڑے گا، بیلنس کرنا پڑے گا کام. دیکھیں 11,000 امپلائیز میں سے جو ہے نا 6,000 تو مالی اور لوڈر ہیں جن کی تنخواہ اممیٹیریل ہوتی ہے. جو پروفیشنلز ہیں وہ اس وقت PIA کے جو پائلٹس ہیں 248 پائلٹس پروفیشنل باقی رہ گئے ہیں. they are not being paid, even they are the lowest paid in the world. تو آپ یہ جو 11,000 کی کاؤنٹ کے اندر جو امپیکٹ ہے وہ جو 5,000 اگر 3,000 امپلائیز کا امپیکٹ ہوتا ہے کسی اچھی ایئر لائن کا، وہ آپ یہاں پہ 18,000 بندے بھی رکھ لیں تو آپ یو آر ناٹ پیئنگ دیٹ سارٹ آف این امپیکٹ ٹو دیم. اچھا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ کمپنیز ہیں، نجی ایئر لائنز ہیں، وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہی ہیں اور اپنی جو ٹکٹس ہیں وہ انہوں نے کافی مہنگے کر دی ہیں، جو تفصیلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ کی جو پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں وہ ایڈوانٹیج لیں گی. اف یو are not carrying passengers, the passengers have to travel by some other airline. تو جس طرح سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والا ہوتا ہے اور چیزیں مہنگی بکتی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. اگر کوئی چیز مارکیٹ میں نہ ملے تو اس کی پرائس تو مہنگی ہو ہی جاتی ہے نا. تو وہ تو ایڈوانٹیج لیں گے اس کا PIA کے فیلئر کے اوپر. ٹھیک ہے بشارت صاحب، اب تھوڑا سا ذرا ہم یہ پریکٹیکلی بات کر رہے ہیں. جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں 40 ارب سے 60 ارب کا نقصان اس کا سامنے آ رہا ہے. تو اس طرح تو معاملہ ڈیفینیٹلی نہیں چل سکتے. آپ خود اس کا حصہ رہ چکے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں چیزوں کو. دیکھیں PIA کے اندر اس وقت جتنا قرضہ ہے اور جو اس کا انٹرسٹ پے کرنا ہے وہ آپ جو جس ٹائپ کے جو 11 جہاز اڑا کے وہ 100% فل بھی جائیں گے تو یو وونٹ بی ایبل ٹو پے دا ڈیٹس. For you, if you have to take a fresh start, then you have to inject money. Government has to inject money into and give them a free fresh start to run it like Turkish Airlines میں بھی یہی ہوا تھا. You put in the money and that you put in the best management, qualified civilian management. یہ تو نہیں ہے کہ بشارت صاحب کس چیز میں یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پیسوں کو پٹ کیا جائے، تو پیسوں کو کہاں لگایا جائے، کس چیز پہ؟ پیسوں کو پہلے تو یہ قرضہ اتنا جو ہے نا یہ اتارے گورنمنٹ کے جو بندے جو انہوں نے لگائے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان بننے کے بعد اب تک آئے ہیں، اور جو لاسز آئے ہیں اس میں میجورٹی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون لوگ تھے اور کون نہیں تھے.
तो वो डायरेक्टली उधर आ जाते हैं। और लेकिन चौधरी साहब जहाज अंडरग्राउंड हो रहे हैं, लोग टिकटों के पैसे वापस कर रहे हैं, हालत ज़ार जो है वो तशवीशनाक है, तो ये कैसे मामला चलेगा फिर? देखें, इसका हल तशवीश गुनाह किया है कि आप एग्जाम्पल ले लें, टर्किश एयरलाइन भी इसी तरह डूबी हुई थी और हमसे बुरे हालात में थी, आज किस लेवल पे जा चुकी है दूसरी की दुनिया की। ठीक है, कैप्टन बिशारत चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके। अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं, खबर सामने आ चुकी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसी कर दी है। ये खबर अब सामने आ चुकी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज वो पेश हुए अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में, जहां पर उनकी ज़मानत में अब तौसी कर दी गई है। और इससे पहले पेश हुए तसाब अदालत में, वहाँ पर भी तोशाखाना केस में उनको रिलीफ मिला और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसीह कर दी है। 24 अक्टूबर तक की पर अदालत में कहका भी लगा और उसके बाद अदालत ने अब नोटिस जो है वो जारी कर दिया है और जो नायब प्रोसिक्यूटर जनरल है उसको अदालत ने हिदायत की है कि सरे बामोहर जो लिफाफा है उसमें जो चेयरमैन नायब है उससे हिदायत लेकर अदालत को आगाह करे नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से, जिसके बाद अब नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिया गया है। जबकि जो हिफाजती जमानत की दरख्वास्त थी उसमें नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में जुमेरात 26 अक्टूबर तक के लिए तोसी कर दी गई है। जी अच्छा, ये बताइएगा आदिल सिद्ध अब्बासी के नवाज शरीफ अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है कि वहाँ से वो रवाना हो चुके हैं? देखिए, इस वक्त नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो कमरा अदालत है वहां से रवाना हो चुके हैं और अब बाहर उनकी गाड़ी जो है उसके बाहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इंतजार कर रही है और अब वो नवाज शरीफ जो है अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से रवाना होंगे। कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची। आज अदालत को भी खासा वक्त लगा नवाज शरीफ की इन दरख्वास्तों पर समाअत करने के लिए, क्योंकि रश काफी ज्यादा था और बदनज़मी देखी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत में भी कारकुनान और लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद जो है वो पहुंची थी, लिहाजा इसीलिए जो समाअत है वो भी काफी लेट हुई। 2:30 बजे का वक्त रखा गया था, 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर था इन दरख्वास्तों पर समाअत के लिए, ताहम 3:30 बजे के करीब तकरीबन 1 घंटे की ताखीर के साथ इन दरख्वास्तों पर समाअत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई और इस वक्त नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो चुके हैं, कमरा अदालत से रवाना हो चुके हैं। बाहर कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है नवाज शरीफ की हामी जो कारकुनान है और लीगी रहनुमा है वो बड़ी तादाद उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए आज पहुंची थी। जी ठीक है, कारकुनान की तादाद वहाँ पर मौजूद है और इजहार यकजहती वहाँ पर किया जा रहा है। नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में तौसीह हो गई है। अच्छा, ये कहिएगा आदिल सईद अब्बासी के आज जजेस की जानिब से क्या अहम रिमार्क्स दिए गए इस केस के अंदर? देखिए, जजेस की जानिब से यही कहा गया कि जो अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें थी उन पर तो नोटिस जो है वो जारी किया गया, ताहम हिफाजती जमानत की जो दरख्वास्त थी उस पर अदालत ने बार बार यही पूछा नायब प्रोसिक्यूटर जनरल से कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिस पर नायब प्रोसिक्यूटर जनरल ने यही कहा कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी जो है वो नहीं चाहते और नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तौसीह कर दी जाए। ये नायब की जानिब से अदालत में कहा गया, जिसके बाद नायब ने अदालत ने इसमें तौसीह कर दी। अदालत की जानिब से कहा गया कि हमें आइंदा समाअत पर अपनी क्लियर पोजीशन जो है वो भी बताएं। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से नायब प्रोसिक्यूटर को कहा गया, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर आप चाहते हैं तो कल सरे बामोहर लिफाफे में हमें अपने मौक़िफ़ से आगाह करें और चेयरमैन नायब से पूछकर आगाह करें, ये कहा गया। इसके बाद आजम नजीर तारर ने दलाइल देते हुए कहा कि हमें थोड़ा ज्यादा वक्त जो है वो दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि मामले को लटकाए ना, इस पर जल्द फैसला जो है वो करना है, लिहाजा तो अब जुमेरात तक के लिए इन केसेस को मुलतवी कर दिया गया है। जुमेरात की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है अब इन केसेस पर समाअत के लिए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि
کیا آپ نواز شریف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ میں کلیئر ہوں، ابھی عدالت کے سامنے حفاظتی ضمانت کا معاملہ ہے۔ اعظم نذیر سارنگ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو نقصان نہیں، جیل جانے کی صورت میں نواز شریف کا نقصان ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے اہم ریمارک جو دیے گئے، اس میں کہا گیا کہ ہم چیئرمین نیب سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ پبلک ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے کہا گیا کہ اگر مخالفت نہیں کرتی تو نیب ریفرنسز واپس ہی کیوں نہیں لے لیتی۔ یہ چیف جسٹس کی جانب سے عدالت میں ریمارک کیے گئے، جس کے بعد اعظم نذیر سارنگ نے مختلف عدالتی فیصلے بھی عدالت میں پڑھ کر سنائے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے پروسیکیوٹر جنرل نیب سے مکالمہ ہوا کہ ہمارا ٹائم اور کیوں ضائع کرتے ہیں؟ کیا اب نیب یہ کہہ رہی ہے کہ پریکٹسز کا الزام برقرار ہے اور ان کو چھوڑ دیں؟ یہ ساری سماعت ہوئی، جس کے بعد عدالت نے اب نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے پر نیب کو جمعرات کے لیے نوٹس کر دیا ہے، اور جو حفاظتی ضمانت ہے اس میں بھی جمعرات تک کے لیے توسیع کر دی گئی ہے، اور اب جمعرات تک کے لیے ان کیسز کی سماعت جو ہے وہ بھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جمعرات تک کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے، ضمانت میں توسیع بھی کر دی گئی ہے۔ عادل سید عباسی، یہ کہیے گا کہ کیا آپ کی نواز شریف کی لیگل ٹیم سے کوئی بات ہوئی؟ کیا ان کا کوئی بیان، کوئی موقف سامنے آیا آج کی سماعت کے حوالے سے؟ دیکھیے، ابھی تک کسی لیگی رہنما یا ان کی لیگل ٹیم جو ہے ان سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی، کیونکہ رش کافی زیادہ تھا۔ آج کمرہ عدالت میں بھی کارکنان اور لیگی رہنماؤں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موجود تھی۔ عدالت بھی کافی لیٹ لگی، سماعت میں بھی اسی وجہ سے تاخیر ہوئی، لہذا ابھی تک کسی جو اعظم نذیر سارنگ ہیں یا امجد پرویز ہیں، کسی لیگل ٹیم سے ہماری بات نہیں ہو سکی۔ تاہم یہ اس کیس میں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت جو ہے اب منظور کر لی گئی ہے اور گرفتار نہیں کر سکتی نیب۔ یہ کہا گیا عدالت میں، نیب کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ وہ گرفتار نہیں کرنا چاہتے، جس کی وجہ سے اب ریلیف جو ہے نواز شریف کو مل چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور جمعرات تک کے لیے حفاظتی ضمانت میں بھی توسیع ہو چکی ہے، جبکہ جو اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں تھی ان پر نیب کو اب جمعرات تک کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ جی عادل، کے ابھی بھی وہاں پر کارکنان کی تعداد موجود ہے؟ جس طرح سے صبح ہم نے دیکھا کہ جب وہ احتساب عدالت گئے وہاں پر بھی پارٹی ورکر کافی زیادہ موجود تھے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، سینئر لیڈرشپ وہاں پہ نظر آ رہی تھی، اور اب جب وہ پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو وہاں پر بھی کافی زیادہ کارکنان تھے، کافی رش تھا، وکلا کی کافی بڑی وہاں پر ٹیم نظر آئی، سیکیورٹی اہلکار کافی زیادہ تھے، اور پارٹی لیڈرشپ بھی وہاں پر کافی زیادہ ہمیں متحرک نظر آئی۔ تو یہ کہیے گا کہ اب بھی وہاں پر کیا کارکنان موجود ہیں یا وہاں سے جا چکے ہیں؟ دیکھیے، کمرہ عدالت سے اس وقت کارکنان اور لیگی رہنما جو ہیں وہ نکل چکے ہیں، کیونکہ نواز شریف بھی یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں کمرہ عدالت سے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو ہے، دیکھیے کارکنان اور لیگی رہنما جو ہیں وہ کوشش کریں گے آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ عدالت نے کیس کی سماعت اب 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ نواز شریف کمرہ عدالت سے روانہ ہو چکے ہیں۔ آج کی اہم سماعت تھی جس میں ضمانت میں اب توسیع کر دی گئی ہے، جمعرات تک یہ توسیع کی گئی ہے، اور اس حوالے سے نیب کو نوٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ جبکہ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کریں کہ نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے احتساب عدالت نواز شریف پیش ہوئے، وہاں پر سماعت ہوئی، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا انہوں نے رخ کیا۔ وہاں پر ڈیفرنٹ ٹائم سامنے آئے، پہلے کہا گیا کہ سماعت 2:30 بجے ہوگی، پھر 3 بجے کا وقت سامنے آیا، اور پھر فائنلی وہاں پر کچھ بد نظمی دیکھنے میں آئی، کارکنان کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی، اور وہ کمرہ عدالت میں داخل ہو گئے۔ وہاں پر ان کو روکا بھی گیا کہ جس کے پاس پاسز ہوں گے وہ اندر جا سکتا ہے، لیکن کافی لوگ وہاں پر داخل ہو گئے کمرہ عدالت کے اندر، اور ہم نے دیکھا کہ جب ججز وہاں پر پہنچے تو اس کے بعد اس پر سماعت ہوئی۔ آج کے پاکستان لائیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے PNN۔